हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? क्या हाल है गाइस? क्या हाल है? हाउ आर यू ऑल डूइंग? क्या हाल है सर? क्या हाल है? मस्त सर। आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। वेरी गुड। ठीक है सर। क्या करने वाले हैं अपन आज? व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे? व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे सर? क्या पता है आपको? क्या करने वाले हैं अपन लोग आज सर? अपन स्टार्ट करेंगे एक ब्रांड न्यू चैप्टर जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। पर सर एक सेकंड, वो लिखने के पहले एक बार मैं रिकॉर्डिंग पॉज करके लाइव वाले स्टूडेंट से बात कर लेता हूँ। स्नेहा कैरियर सर, इंटरव्यू विथ पार्थ इज सो नाइस, इट्स वेरी डिफरेंट। आई नो स्नेहा, पार्थ से बात कर लेना, पार्थ को भी थैंक यू बोल देना। पर एक सेकंड गाइस, रिकॉर्डिंग वाले रुक जाओ, मैं जरा लाइव वालों से टाइमिंग की बात कर लूं, बड़ा मजेदार न्यूज है। यस पीपल, yes, people, yes, yes, yes. What are we going to study today, sir? We are going to study a very, 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 very important and very interesting chapter, Negotiable Instrument Act 1881. सर सन 1881 का एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सर बेहद इंटरेस्टिंग, बेहद लॉजिकल, और जो लोगों को धंधा पसंद है ना, अश्नीर ग्रोवर जैसे लोग। अश्नीर ग्रोवर कौन सर? वो जो शार्क टैंक में आया था। धंधा जिनको पसंद है ना, उन लोगों को बड़ा मजा आएगा इस एक्ट में। क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881? बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत प्रैक्टिकल एक्ट है सर। क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881? सबसे पहले मैं आपका अटेंशन लाना चाहता हूं ईयर पे। क्या है सर? ईयर ईयर है 1881। मतलब कितना पुराना है सर? कितना पुराना है ये एक्ट? पहली बार 1881 में आया था, उसके बाद कई बार अमेंडमेंट हुआ है, कई बार अमेंडमेंट हुआ है, ऑब्वियस सी बात है ना। और अमेंडमेंट होने के बाद अपना रीसेंट अमेंडमेंट जो है ना, वो ईयर 2002, 2015, और लास्ट, एकदम लास्ट अमेंडमेंट 2018 में हुआ था, जिसमें इन्होंने 2 न्यू सेक्शन आपके सिलेबस में ऐड कर दिए। अमेंडमेंट करते हैं, आते हैं, टुकुर 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 2 सब्जेक्ट सेक्शन ऐड करके निकल जाते हैं। वो आके ऐड करते हैं, इंस्टीट्यूट देखता है, अच्छा लाओ सिलेबस में, और वो हमारे सिलेबस में आ जाते हैं। तो सर अच्छा हुआ, दुआ करो और अमेंडमेंट ना आए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 क्या है सर? एक तो बड़ा पुराना एक्ट है। हुआ क्या था सर उस जमाने में? उस जमाने में आप IMPS, अगर उस जमाने में मान लो ए को देने हैं 50,000 रुपीज बी को, तो कैसे देता सर? सर देखो, यूपीआई कर सकता था, पेटीएम कर सकता था, अमेजॉन पे वॉलेट से कर सकता था, फोन पे कर सकता था, गूगल पे कर सकता था, ये सारी चीजें कर सकता था, है ना? अरे नहीं भाई, 1881 में कहां से ये सारी चीजें होती थी? उस समय इतना आसान नहीं था सर ट्रांजैक्शन करना। उस समय बहुत सारी चीजें ना बातों पे होता था, और उस समय तो बार्टर सिस्टम भी चलता होगा। बार्टर मतलब तू मेरे को थोड़ा सा सामान दे, मैं उसके उस हिसाब का सामान वापस ले। इस तरह का बार्टर सिस्टम के जमाने में सर इन्होंने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लाया, जिसमें इनका इंटेंशन क्या था? इनका इंटेंशन ऐसा था कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाए, एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाए जो ट्रांसफरेबल हो, एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाए जो लीगली वैलिड हो और ट्रांसफरेबल हो। सर इंस्ट्रूमेंट को ना हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? एक डॉक्यूमेंट। और नेगोशिएबल मतलब क्या सर? ट्रांसफरेबल। यूं तो नेगोशिएबल सुन के हमको ऐसा लगता है कुछ तो बार्गेनिंग से होगा कि सर क्या 4,000 रुपए का है, 3 में दो ना, उसको नेगोशिएशन कहते हैं। पर नेगोशिएशन का मतलब यहां पे वो नहीं है। यहां पे नेगोशिएशन का मतलब क्या है? अभी के लिए एक बार समझ लो, यहां पे नेगोशिएशन का मतलब है ट्रांसफरेबल। मतलब आप क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। तो सर ये बेसिक मीनिंग हो गया कि हम एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना चाहते थे जो नेगोशिएबल हो, ट्रांसफरेबल हो, एंड हेंस द नेगोशिएबल एक्ट केम इनटू पिक्चर। सर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? तो मैं ना आपको एकदम डिटेल से शुरू करता हूं। सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है ना, 3 तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से डील करता है। पहला है प्रॉमिसरी नोट, पहला है प्रॉमिसरी नोट। दूसरा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और तीसरा है चेक, तीसरा है चेक, तीसरा है चेक। चेक क्या सर? वही जो तो रोज हम यूज करते हैं चेकबुक, वो होता है चेक। ये 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके बारे में हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बात करता है। सर ये 3 डिटेल्ड इंस्ट्रूमेंट्स है। उसके अलावा सर और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका हंडी हुंडी हो गया, हुंडीज हो गया, और भी बहुत सारे छोटे छोटे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो हम लास्ट में बात करेंगे। पर अभी मेनली हमारा फोकस 3 चीजों पे है: प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। सर क्या है तीनों? ध्यान से समझना, मेरी बात ध्यान से समझना। प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। सर
बहुत घुस घुस के चीजें समझते जाएंगे। पहले प्रॉमिसरी नोट से शुरू करता हूं तो आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ आता जाएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का और कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। सर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एक प्रॉमिसरी नोट क्या होता है। कोई बताएगा प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? प्रॉमिसरी नोट is an instrument. It is an instrument which is in writing. It is an instrument which is in writing, which excluding bank and currency notes. Bank and currency notes. Promissory note is an instrument in writing excluding bank and currency note with an unconditional अंडरटेकिंग। पहले लिख लो सर, मैं समझाता हूं, कोई बात नहीं। विथ एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय मेकर टू पे अ सर्टेन सम टू एनी पर्सन, इट्स ऑर्डर और बेरर देयर ऑफ। सर ये डेफिनेशन समझने के लिए हमको 15 मिनट लगेगा, और जब आप प्रॉमिसरी नोट का पूरा डेफिनेशन कॉन्सेप्चुअली समझ जाओगे ना, उसी डेफिनेशन के बेसिस पे आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज का और चेक का भी डेफिनेशन बना लोगे। प्रॉमिसरी नोट क्या है सर? मैंने 5 पॉइंट में डाला। पहला तो एक इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में होता है, जिसमें बैंक नोट और करेंसी नोट नहीं आता, विच कंटेन्स एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम टू एनी पर्सन, इट्स ऑर्डर और बेरर देयरऑफ। सर कुछ नहीं याद होगा, तुमको कुछ नहीं याद होगा, तुम टेंशन मत लो, भाई आया है बता के जाएगा। मेरी बात सुनो सर, समझना, अगर शुभम ने मेरी बात समझना, शुभम ने अगर मुक्ता से, सर क्या फॉर एग्जाम्पल में मुक्ता लेते हो? शुभम ने मुक्ता से नहीं, चलो प्रशांत से क्या किया? शुभम ने 50,000 रुपीज का गुड्स खरीदा। क्या खरीदा सर? माल खरीदा, माल, गुड्स खरीदा, गुड्स, तुम गुड्स बोलो, क्या खरीदा? गुड्स खरीदा, सामान खरीदा। और सर 50,000 रुपीज अभी शुभम को देना है, किसको? प्रशांत को। तो हमारा टर्म्स ये था सर, मैंने प्रशांत को बोला कि प्रशांत मैं ना तेरे को 3 महीने बाद दूंगा। मतलब क्या सर? 3 महीने का प्रशांत से मैं क्रेडिट मांग रहा हूं। क्या मांग रहा हूं? क्रेडिट, की भाई अभी तू गुड्स दे दे, मैं तेरे को 3 महीने के बाद पैसा दे दूंगा। तो प्रशांत ने बोला सर चलेगा, पर क्या है ना, मेरे को थोड़ा ना भरोसा कम हो रहा है आप पे। भरोसा कि उसे 3 महीने बाद आप दोगे नहीं दोगे, ऐसा कैसे चलेगा? तो मैंने बोला यार देख, धंधे की बात है, तो एक काम कर, देखो अगर भरोसा कम हो रहा है ना, एक काम करते, कोई बात नहीं, अपनी लीगल टीम है, अपन ना एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ये है कि मैं ये बना रहा हूं, शुभम किसको देगा? प्रशांत को 50,000 रुपए देगा 3 महीने के बाद। क्यों? क्योंकि प्रशांत ने गुड सप्लाई किया। इस तरह का हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। पर सर एक बात बताओ, इस तरीके से प्रशांत ना कम से कम 2000 कस्टमर्स के साथ डील करते हैं, 2000 कस्टमर्स के साथ डील करता है। अब मेरे को बताओ, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है प्रशांत के लिए कि वो हर बात पे कॉन्ट्रैक्ट बनाए कि भाई तू साइन कर दे, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, स्टैंप करवाया, इतना सब करना पॉसिबल है? नहीं सर, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और बिजनेस के लिए सेंसिबल भी नहीं है। उसके लिए अलग बंदा बैठाओ, खर्चा होएगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो लॉ ने बोला कुछ तो करना पड़ेगा। और ये लॉ कब बोल रहे हैं कुछ तो करना पड़ेगा? लॉ ये बोल रहे हैं 1881 में सर, कि इसका कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो लॉ ने बनाया एक सिंपल सा जुगाड़। बोले कुछ नहीं भाई, सुन, कोई जुगाड़ नहीं करना है। शुभम तू एक काम कर, शुभम तू एक पीस ऑफ पेपर उठा, और उस पीस ऑफ पेपर में लिख, आई प्रॉमिस टू पे ₹50,000 टू मिस्टर प्रशांत। आप क्या लिखो? आई प्रॉमिस टू पे ₹50,000 टू मिस्टर प्रशांत, ऐसा लिखो। कौन लिख रहा है सर? इसमें कौन लिख रहा है? शुभम लिख रहा है। तो यहां पे शुभम एक काम करना, शुभम नाम लिखना और यहां पे साइन कर देना, यहां पे साइन कर देना, और यहां पे डेट लिख देना। डेट क्या है? तो सर मान लो हमने डेट लिख दिया कि 10th अगस्त है, मान लो हमने लिख दिया 10th अगस्त है। तो सर नहीं, अपन ना फॉर ऑल आर एग्जांपल्स वी विल कंसीडर 1st जनवरी, ठीक है? 1st जनवरी मान के चलेंगे। तो सर 1st जनवरी का डेट लिख दिया। अब सर मेरी बात सुनो, सर मैंने कितने महीने बाद देने की बात की? आफ्टर 3 मंथ्स। तो मैं यहां पे लिखूंगा आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम डेट।
और फ्रॉम डेट मतलब क्या सर, ऊपर जो मैंने डेट लिखा है ना, ऊपर जो मैंने डेट लिखा है ना, उसके 3 मंथ्स के अंदर मैं पेमेंट कर दूंगा। ऐसा मैं लिख करके क्या करूंगा, ये प्रॉमिसरी नोट, ये प्रॉमिस जो बनाया ना मैंने, ये प्रॉमिस मैंने एक नोट में बनाया है, ये नोट ले जाकर के मैं दे दूंगा प्रशांत को दे दूंगा और प्रशांत को बोलूंगा ले भाई रख, ले भाई रख, ये ले तेरे पैसे। और जब 3 महीने निकल जाएंगे ना, प्रशांत ये नोट मेरे पास लेके आएगा और बोलेगा देख शुभम, आपने 50,000 रुपए देने की बात की थी, तो मैं प्रशांत को 50,000 रुपए दे दूंगा। सर ये जो चीज है ना, ये जो चीज है ना, इसको कहते हैं सर प्रॉमिसरी नोट। क्यों सर इसको प्रॉमिसरी नोट क्यों कहते हैं? प्रॉमिसरी नोट इसलिए है बिकॉज इन दिस नोट यू आर मेकिंग अ प्रॉमिस। आप एक प्रॉमिस कर रहे हो कि भाई पक्का वादा किया है कि भाई मैं ना तुमको पैसा दे दूंगा 3 महीने के बाद। अब सर ये जो प्रॉमिसरी नोट है, अगर मैंने कॉल करके बोला, मैंने प्रशांत को कॉल किया कि भाई प्रशांत सुनना, आई विल गिव यू मनी आफ्टर 3 मंथ्स, इट इज माई वर्ड, टेक माई वर्ड, 3 महीने बाद दे दूंगा मैं आपको, मैं कॉल करके बता रहा हूं। तो प्रशांत बोलेगा सर ओरल नहीं चलेगा, ओरल को मैं क्या दिखाऊंगा जाकर के, ऐसा थोड़ी, रिकॉर्डिंग नहीं होता था पहले, अभी भी नहीं होता है व्हाट्सएप में, तो अभी तुम्हारा ओरल नहीं हो सकता, इट हैज टू बी इन राइटिंग, मैंडेटरीली इन राइटिंग। तो सर ऐसा प्रॉमिसरी नोट बनता है। अब सर मेरे को एक बात बताओ, इसमें 2 पार्टीज हैं, एक तो शुभम है जो प्रॉमिस कर रहे हैं पैसे दूंगा, दूसरी तरफ प्रशांत है जो प्रॉमिस ले रहा है जिसको पैसे मिलेंगे। इन दोनों को लॉ ने क्या नाम दिया सर? लॉ ने कहा कि भाई जो प्रॉमिसरी नोट बना रहे ना, तुम बना रहे हो ना, तो तुमको हम बोलेंगे मेकर। You are the maker of the promissory note, you are making the promissory note। एंड दूसरी तरफ प्रशांत जो है वो रिसीवर है, उसको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो सर वो पैसा जो मिल रहा है ना, उसको हम कहते हैं पेई। सर यूजुअली क्या होता है? लेसर लेसी, ट्रांसफरर ट्रांसफरी, मेकर मेकी, ऐसा नहीं होता। पेयर पेई भी इन्होंने नहीं लिखा, इन्होंने लिखा मेकर, क्योंकि अभी वो पेयर नहीं है, वो बाद में पेयर बनेगा। तो सर इन्होंने लिखा मेकर जो प्रॉमिसरी नोट बना रहा है, और पेई जिसको पैसा मिलेगा, उससे क्या होता है सर? प्रॉमिसरी नोट जो होता है उसमें 2 पार्टीज हो जाते हैं, एक होता है मेकर और दूसरी तरफ पेई। अब सर मेकर जो है इसमें करता है साइन, मेकर जो है वो करता है इसमें साइन, और साइन करने के बाद वो ले जाकर के दे देता है किसको? वो ले जाकर के दे देता है प्रशांत को कि भाई ये ले रख। अब सर ये जो प्रॉमिसरी नोट है ना, ये जो प्रॉमिसरी नोट है, अगर मैं प्रॉमिसरी नोट ऐसा बनाता कि शुभम की प्रशांत, आई प्रॉमिस टू पे ₹50,000 टू मिस्टर प्रशांत आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट, ये अभी लिखा हुआ है, तो मैंने लिखा अगर आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम happening from after 3 months of sale of goods। अगर मैंने लिखा एक प्रॉमिसरी नोट जिसमें मैंने ये लिखा कि भैया मैं जो है ना पैसा आपको दूंगा 3 महीने बाद दूंगा, लेकिन 3 महीना कब से शुरू होगा? ये जो माल तूने मेरे को बेचा है ना, ये माल जब मेरे से बिक जाएगा, व्हेन आई एम एबल टू सेल दिस गुड्स, उसके 3 महीने बाद मैं तुमको पैसा दूंगा। तो सर ये क्या वैलिड प्रॉमिसरी नोट है? नहीं सर, इट इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट, बिकॉज इट इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट बिकॉज योर प्रॉमिसरी नोट हैज टू बी अनकंडीशनल। उसमें तुम किसी भी तरह का कंडीशन नहीं लगा सकते। मतलब सर अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको ना 10,000 रुपए दूंगा अगर आपको रैंक आएगी, तो अगर मैं प्रॉमिसरी नोट में लिख भी दूं ना, आई प्रॉमिस टू पे यू 10,000 रुपीज विद इन 1 मंथ ऑफ यू सिक्योरिंग अ रैंक, तो इट इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट नहीं है। क्यों प्रॉमिसरी नोट नहीं है? क्यों? क्योंकि तुमने एक कंडीशन पे डाला है, एक ऐसे इवेंट पे डाला है जो सर्टेन हो सकता है, अनसर्टेन भी हो सकता है, मतलब हो भी सकता है रैंक, नहीं भी हो सकता है, तो भाई उसकी कोई वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं है। तुमको एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग लेना पड़ेगा। अंडरटेकर दोस्त नहीं सर, अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग मतलब क्या सर? आपको यह बोलना पड़ेगा कि मैं प्रॉमिस करता हूं तुमको पे करने के लिए उतना अमाउंट जितना मैंने लिखा है। ठीक है, अगर सर इस प्रॉमिसरी नोट में मैंने लिख देता कि 50,000 रुपीज, और अगर मैं यहां पे लिखता 50,000 रुपीज और सच अमाउंट एज म्यूचुअली अग्रीड, मतलब सर अगर मैं ये लिखता कि भाई 50,000 रुपया या जो भी अमाउंट फ्यूचर में हम डिस्कस करके अग्री करेंगे वो अमाउंट में तेरे को दे दूंगा, क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है? सर ये क्या वैलिड प्रॉमिसरी नोट है? इज दिस अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट? द आंसर इज नो सर। वाई? बिकॉज सर एक प्रॉमिसरी नोट जब होता है ना, तो मेकर कौन है,
पेई कौन है, अमाउंट क्या है, ये सब सर्टेन होना चाहिए। द सम ऑफ द मनी शुड बी सर्टेन। ऐसे हवा में बातें मत करो कि भाई हम डिसाइड करके देंगे, नहीं भाई, तू डिसाइड करके जिस दिन डिसाइड हो जाएगा ना उस दिन फिर प्रॉमिसरी नोट बना लेना, आज मत बनाना दोस्त। आज तुमने बोला 50,000 और सच हायर सम एज में बी म्यूचुअली अग्रीड, तो वो गलत है। इट इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। सर अगर आप वैलिड प्रॉमिसरी नोट ही नहीं रहेगा तो ना वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, ना वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के प्रोविजन उसको एप्लीकेबल होंगे। तो सर इस तरीके से एक प्रॉमिसरी नोट बनता है। और मैंने कहा आपको प्रॉमिसरी नोट में जो होता है ना, एक मेकर होता है और पेई होता है, दो पार्टीज होते हैं जो मेकर और पेई होते हैं। अब सर क्या फीचर्स मैंने बताए, राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। अब सर अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं इसमें प्रॉमिस करता कि भाई आई प्रॉमिस टू पे के जगह अगर मैं लिखता आई प्रॉमिस टू गिव माई आईपैड टू प्रशांत आफ्टर 3 months, क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है? अगर मैं बोलता कि मैं प्रशांत को अपना आईपैड दे दूंगा, और ये आईपैड दे दूंगा, ये मैंने कहां लिखा, प्रॉमिसरी नोट में लिखा, क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है? सर प्रॉमिसरी नोट में ना, प्रॉमिसरी नोट का अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो यहां पे सर्टेन सम ऑफ मनी लिखा है। आप प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात कर सकते हो, पैसे के अलावा किसी चीज की बात नहीं कर सकते। अगर आप बोलोगे कि मेरे घर में एक कुत्ता है, नहीं मैं अपने छोटे भाई को नहीं बोल रहा है सब, एक अगर मेरे घर में एक डॉग है, कुत्ता है, उसको हम जोई कहलाते हैं प्यार से, तो जोई को अगर मैं बोलूं मैं दे दूंगा प्रॉमिसरी नोट बना करके, तो नहीं चलेगा। प्रॉमिसरी नोट में तुम सिर्फ मनी देने की बात कर सकते हो, वो भी एक सर्टेन सम होना चाहिए। अब सर अगर उसने प्रॉमिसरी नोट में क्या लिखा, उसने आई प्रॉमिस नहीं लिखा, तो उसने बस लिखा आई हैव टू पे आई हैव टू पे ₹50,000 टू मिस्टर प्रशांत। इज दिस वैलिड प्रॉमिसरी नोट? इज दिस अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट कि मैं बोल रहा हूं आई हैव टू पे ₹50,000 टू मिस्टर प्रशांत, इज दिस अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट? द आंसर इज नो सर। क्यों सर? बिकॉज आई हैव टू पे मतलब तुम क्या बोल रहे हो, तुम इसको मियर एक्नॉलेजमेंट कर रहे हो, मतलब तुम ये मान रहे हो, बस तुम ये बस एक्नॉलेज कर रहे हो कि हाँ भाई मेरे को ना मेरे भाई को पैसा देना है, मेरे को प्रशांत को पैसा देना है, बस तुम बोल रहे हो हाँ मेरे को देना है, तुम कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे हो। प्रॉमिसरी नोट बनाने के लिए ना तुमको एक्सप्रेसली प्रॉमिस करना पड़ेगा, मतलब तुमको स्पेसिफिकली प्रॉमिस करना पड़ेगा। सर ये लोग वो निब्बा निब्बी टाइप हो रहे हैं, वादा करो वैसा निब्बा निब्बी टाइप हो रहे हैं कि प्रॉमिस करो कि भैया तुम मेरे को पैसा दोगे। ये प्रॉमिसरी नोट में तुमको प्यार से लिखना पड़ेगा, तुमको ये स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा कि तुम प्रॉमिस कर रहे हो। और सर उसके बाद यहां पे ना तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंप लगाना पड़ेगा। तुमको जो है जिस तरीके से इंडियन स्टैंप एक्ट है, एक एक्ट है जो इंडियन स्टैंप एक्ट, वो स्टैंप की बात करता है, उसमें जो स्टैंप की बात है उस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंप लगाना पड़ेगा। अब सर ये जो स्टैंप का प्रोविजन है इसमें मैं बहुत डिटेल में समझा सकता हूं, लेकिन क्या हुआ था 3-3.5 साल पहले जो आईसीआई का मॉड्यूल था उसमें उन्होंने स्टैंप के बहुत सारे प्रोविजन इंक्लूड किए थे, अब उन्होंने एब्सोल्युटली हटा दिए हैं, तो उस पर अपना 15-20 मिनट का डिस्कशन करके कोई वर्थ नहीं है। तुम अभी के लिए बस ये समझ लो जो इंडियन स्टैंप एक्ट में जो स्टैंप होता है वो ये यहां पे लगाना होता है। आपके रिलेटेड इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। अब मेरी बात सुनो सर, मैंने क्या कहा, अब डेफिनेशन पढ़ो। प्रॉमिसरी नोट क्या है? वो एक इंस्ट्रूमेंट है। सर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? मैंने ऊपर आपको समझाया था, एक डॉक्यूमेंट होता है, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में होता है, जिसमें आप एक्सक्लूड करते हो बैंक नोट या करेंसी नोट आते हैं, उस पे एक्सक्लूड बैंक नोट या करेंसी नोट पे आते हैं, विद एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, ना कोई कंडीशन है और आपने अंडरटेकिंग ले रखा है, विच इज साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू, यहां तक आपको समझ गया सर, सर्टेन सम ऑफ मनी पे करने की बात आ रही है, टू एनी पर्सन और टू इट्स ऑर्डर और बेरर देयर ऑफ। क्या मतलब है सर? अब आ जाओ, अपना फोकस पूरा ले आओ यहां पे, इसको मैं ठीक कर देता हूं। मैंने कहा आई प्रॉमिस टू पे ₹50,000 टू मिस्टर प्रशांत। ठीक है सर? सर मेरे को बताओ क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है? क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है? हाँ जी हाँ, ये बिल्कुल वैलिड प्रॉमिसरी नोट है, कोई कंडीशन नहीं है, राइटिंग में है, साइंड है, सब कुछ बढ़िया है एकदम, ये प्रॉमिसरी नोट है। अब सर मेरे को एक बात बताओ ना प्लीज, मेरी बात सुनो ना ध्यान से। सर ये प्रॉमिसरी नोट जो होते हैं ना, प्रॉमिसरी नोट्स ना दो तरह के होते हैं, एक होता है पेबल टू ऑर्डर, दूसरा होता है पेबल टू बेरर।
एक होता है पेबल टू ऑर्डर, दूसरा होता है पेबल टू बेरर। प्रॉमिसरी नोट दो तरह का होता है, पेबल टू ऑर्डर और पेबल टू बेरर। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? What is the difference between two? अगर आप लिख रहे हो अपने प्रॉमिसरी नोट में कि एक बंदा मिस्टर एक्स को दे देना, अगर आप बोल रहे हो कि मैं प्रॉमिसरी नोट में लिख रहे हो कि मैं पैसा मिस्टर प्रशांत को दूंगा, तो आप बोल रहे हो एक जन को, एक जन का नाम आपने लिख दिया और आप बोल रहे हो उसी को दोगे, मतलब सर वो बंदा स्पेसिफिक हो गया, वो बंदा आइडेंटिफाई हो गया किसको आप पैसा दोगे। ठीक है? या फिर सर आप लिख सकते हो मिस्टर प्रशांत को दूंगा और हिज ऑर्डर। और हिज ऑर्डर मतलब क्या सर? या तो प्रशांत अगर कहता है कि प्रशांत कहता है मेरे को नहीं यार मेरे बेटे को दे दे, तो हम प्रशांत जिसको बोल रहे हैं उसको दे देंगे। पर ये भी सर ये वही इंस्ट्रूमेंट होता है जो पेबल बाय ऑर्डर होता है। पेबल बाय ऑर्डर मतलब क्या सर? पेबल बाय ऑर्डर मींस यू विल पे द मनी टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, यू विल पे द मनी टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, यू हैव expressly stated the person to whom such money will be paid, or you have stated that it will be paid to his order। मतलब अगर प्रशांत लिखा है या प्रशांत किसको जिसको बोलेगा उसको पे कर देंगे, ये होता है सर पेबल टू ऑर्डर। और पेबल टू बेरर मतलब क्या होता है सर? पेबल टू बेरर मतलब मुंह उठा के कोई भी चला जाएगा ना शुभम के पास। ये जो प्रॉमिसरी नोट है, अगर मैं इसमें प्रशांत की जगह अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूं या यहां पे मैं बेरर लिख दूं ना, तो जो भी इंसान ये प्रॉमिसरी नोट लेकर के मेरे पास आएगा मैं उसको पैसे दे दूंगा। मतलब सर क्या हुआ? मैंने ये प्रॉमिसरी नोट बनाया और मैंने प्रशांत को दे दिया। मैंने बोला प्रशांत रख, ये बेरर का प्रॉमिसरी नोट है, ये लेकर के तू मेरे पास आ जाना, आई विल गिव यू 50,000 रुपीज। बट प्रशांत कैन गिव दिस टू समवन एल्स, टू समवन एल्स, टू समवन एल्स, एंड whosoever will come to me with this promissory note, I will pay him the 50,000 rupees. Why? Because I have promised to pay to the bearer। जिसको मिलेगा उससे मैं ले लूंगा, जिसके पास बेरर चेक होगा, बेरर प्रॉमिसरी नोट होगा, उसको मैं पैसे दे दूंगा। सर क्या आपके पास कोई रोकड़ा है? रोकड़ा, हार्ड कैश है, हार्ड कैश, पैसे, डब्बू। डू यू हैव एनी मनी इन योर पॉकेट नियर बाई? सर अगर कोई नया नोट है, अगर कोई नया नोट है तो निकालो। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। डू यू नो दिस इज अ प्रॉमिसरी नोट, दिस इज नथिंग बट अ प्रॉमिसरी नोट। ये जो 200 रुपए का नोट मेरे हाथ में है, दिस इज नथिंग बट अ प्रॉमिसरी नोट। क्यों ऐसा बोल रहे हो सर? एक बार देखो उस प्रॉमिसरी नोट को सामने। सर उसमें लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलो मैं आपको ना गूगल में खोल के दिखाता हूं। सर ये देखो 200 रुपए का कड़क नोट, ये देखो सर, ये 200 रुपए का कड़क नोट है, आपको दिख रहा है? इसमें देखो सर, ये 200 रुपए का नोट में यहां देखो क्या लिखा है ऊपर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कुछ तो लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नीचे क्या लिखा है? आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 200 रुपीज। सर ये क्या है पता है? ये कागज है सिर्फ, ये कागज है सिर्फ। इंडिया में 2 लोग हैं जो नोट छाप सकते हैं। इंडिया में 2 लोग हैं जिनके पास पावर है नोट छापने का, आरबीआई और एक कौन है सर बता सकते हैं? मुकेश अंबानी मत बोलना भाई, ऐसा लगता है उसके पास है, पर आरबीआई और दूसरा सर सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपके पास गलती से भी, मेरे पास है, मैं रखता हूं पर्स में, मेरे पास ना एक रुपए का करेंसी है, आई हैव अ 1 रुपीज करेंसी। ठीक है? इफ आई लुक इनटू दिस 1 रुपए करेंसी, यहां पे ऊपर आरबीआई की जगह लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखने की जगह लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सर ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। तो सर 2 लोग नोट छाप सकते हैं, आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट। आरबीआई जो नोट छापता है उसको हम कहते हैं बैंक नोट, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोट छापते हैं उसको कहते हैं हम करेंसी नोट, उसको हम कहते हैं करेंसी नोट। तो सर जिंदगी में कोई पूछे ना बैंक नोट और करेंसी, आप ना किसी अपने दोस्त को पूछ के देख लेना, बैंक नोट या करेंसी नोट में डिफरेंस क्या होता है। नक्को बोले भाई बस रट्टा मारो सी बनो, रट्टा मारो सी बनो, रट्टा मारो सी बनो, और रट्टा मारो सी बनो है। बैंक नोट और करेंसी नोट में फर्क नहीं होता। उनको यह भी पता नहीं होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा किसी और के पास भी पावर है। तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है नोट छापने का, एक है बैंक ऑफ इंडिया और करेंसी ऑफ इंडिया। अब सर ये लोग जो नोट छापते हैं वो क्या होता है सर? वो होता है प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बेरर। पेबल टू बेरर का मतलब क्या होता है सर? ये नोट जिसके पास भी है ना, किसी का नाम लिखा है नोट पे,
क्या महात्मा गांधी का नोट है क्या ये? नहीं, उनकी बस तस्वीर बनी है, उनका नोट नहीं है ये पेबल टू बेरर है। मतलब जिसके पास ये पैसा है ना, उसको एक तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये गारंटी दे रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बोल रहे हैं भाई तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को 200 रुपए दे दूंगा अगर तेरे पास ये है तो। वो 200 रुपए क्या है किसी को नहीं पता, पर ये जो है ना, दिस इज मियरली अ पीस ऑफ पेपर विच इज बैक्ड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसमें क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बैकिंग है, इसीलिए इस पे भरोसा करते हैं। तो सर देखो देखो, ये क्या है, प्रॉमिसरी नोट है जो पेबल टू बेरर है। क्यों लिखा है? क्योंकि आई प्रॉमिस टू वर्ड लिखा हुआ है। अब सर सुनो, प्रॉमिसरी नोट मैंने कहा दो तरह का होता है, पेबल टू ऑर्डर और पेबल टू बेरर। पेबल टू बेरर मतलब क्या, आपने एक नोट बनाया और आपने बोला मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा जिसके पास भी ये नोट है। अब सर ये जो प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं ना, ये दो तरह के हो सकते हैं, पर सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से दोनों तरह के हो सकते हैं। पर सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो है ना, वो प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बेरर जो होता है, पेबल टू बेरर जो होता है, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है। पेबल टू बेरर वाला प्रॉमिसरी नोट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है। ऐसा क्यों सर? अगर ऐसा नहीं करेगा प्रोहिबिट, तो क्या करेगा समझना, मुकेश अंबानी एक दिन उठ करके 1 लाख प्रॉमिसरी नोट छाप देगा और बोलेगा आज से मुकेश अंबानी की करेंसी है, नाम है करेंसी का रिलायंस करेंसी, सब रिलाय करो इस करेंसी पे। और उसने अपना फोटो लगा के लिख दिया आई प्रॉमिस टू पे बेरर, आई प्रॉमिस टू पे बेरर ₹200। कौन लिख दिया सर? मुकेश अंबानी ने, और यहां पे साइन कर दिया। क्या सर ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है ना, क्यों नहीं कर सकता है? मुकेश अंबानी का इतना नेटवर्थ भी है कि हम लोग यूज करना तो शुरू कर देंगे, भले 100-100 रुपए का यूज करेंगे, छोटा छोटा अमाउंट यूज करेंगे, लेकिन इतना तो यूज करना शुरू कर देंगे। इसलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में थियोरिटिकली लिखा हुआ है कि भैया तुम ना पेबल टू बेरर प्रॉमिसरी नोट बना सकते हो, पर तुम्हारा जो प्रॉमिसरी नोट है ना, वो पेबल टू बेरर बना सकते हो, पर आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि बाबा नको, नको। ठीक है? तो सर ये होता है, ये क्या होता है? ये होता है प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बेरर और पेबल टू ऑर्डर। सर अब मैं आपको कुछ चीजें पूछना चाहता हूं, मेरे को बताना पेबल टू बेरर है कि पेबल टू ऑर्डर है। अब सर अगर मैंने लिखा आई प्रॉमिस टू पे ₹50,000 टू मिस्टर प्रशांत और ऑर्डर, सर ये पेबल टू ऑर्डर है कि पेबल टू बेरर है? ये पेबल टू ऑर्डर है कि पेबल टू बेरर है? क्या सर बच्चे थोड़ी है सर, छोटी बच्ची थोड़ी हूं, ये पेबल टू ऑर्डर है। ठीक है, वेरी गुड बेटा। अगर मैंने लिखा है प्रॉमिस टू पे ₹50,000 टू मिस्टर प्रशांत और बेरर, मेरे को सोच के बताओ ये पेबल टू ऑर्डर है कि पेबल टू बेरर है? सर मेरे को सोच के बताओ आराम से, गलती होने दो। अगर मैं बोल रहा हूं आई प्रॉमिस टू पे 50,000 टू मिस्टर पी और बेरर, ये प्रॉमिसरी नोट बेरर है कि ऑर्डर है? सर दी आंसर इज दिस इज अ बेरर प्रॉमिसरी नोट। क्यों सर? क्योंकि मिस्टर पी या बेरर मतलब क्या, अगर मिस्टर पी है या कोई भी इंसान अगर लेकर के आ रहा है, तुम उसको ऑर्डर दे, उसको क्या दे सकते हो? तुम उसको प्रॉमिस पैसा दे सकते हो। तो ये सर बेरर है, ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर नहीं है आदर्श, ऑर्डर नहीं है निष्ठा, ये क्या है? ये बेरर है। क्यों सर? क्योंकि बेरर प्रॉमिसरी नोट बनाने के कुछ तरीके होते हैं। सर प्रॉमिसरी नोट जो है वो बेरर बनाने के कुछ तरीके होते हैं। क्या तरीके होते हैं पता है? पहला, तुम ना वो नाम की जगह को ब्लैंक छोड़ दो, तुम ना नाम के जगह को ब्लैंक छोड़ दो, तुम खाली छोड़ दो, कुछ भी मत लिखो, ताकि जो भी अल्टीमेटली लास्ट में मेरे पास आ रहा है ना पैसा मांगने, वो अपना नाम लिख करके क्लेम कर ले। इसको कहते हैं सर बेरर बनाने का दूसरा तरीका। दूसरा हो गया, तुम एक्सक्लूसिवली लिख दो बेरर, कि भैया जो भी इंसान बेरर है ना, जो भी इंसान लेके आएगा उसको मैं पैसा दे दूंगा। तीसरा, अगर तुमने एक्सक्लूसिवली बेरर नहीं लिखा पर फिर भी तुमने बेरर वर्ड भी यूज कर लिया ना, तो सर आपका वो जो चेक, जो प्रॉमिसरी नोट है वो बेरर हो जाएगा। क्यों सर? आप लॉजिकली सोचो ना, मैंने एक प्रॉमिसरी नोट लिखा कि मैं प्रॉमिस करता हूं मैं 50,000 रुपए दे दूंगा प्रशांत को या बेरर को, तो भाई प्रशांत लिखने का क्या फायदा? कोई भी बेरर लेकर के आए उसको पैसा तो दे दोगे। तो इसीलिए सर, इसीलिए ये जो प्रॉमिसरी नोट है, दिस इज अ बेरर प्रॉमिसरी नोट। Did you understand, my friend? Did you understand? Yes, sir, we understood. अब सर मेरे को एक बात बताओ, मैंने क्या किया? I wrote a promissory note. I wrote I promise to pay. I promise to pay ₹50,000 or 50,000 at an interest of 12% per annum after 3 months to Mr. Prashant.
सर मेरे को ये बताओ ये क्या वैलिड प्रॉमिसरी नोट है? अगर मैं आपको सिर्फ इतना लिख के बोलूं, अगर मैं आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन लिख करके डाल दूं, मैंने बोला कि मैंने एक प्रॉमिसरी नोट इशू किया जिसमें ये लिखा है मैंने 50,000 रुपए दूंगा 12% इंटरेस्ट के साथ। मैंने सर एक सर्टेन सम नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है 50,000 रुपए दूंगा 12% इंटरेस्ट के साथ टू मिस्टर प्रशांत। मेरे को एक चीज बताओ, क्या ये पेबल टू ऑर्डर है कि पेबल टू बेरर है? और दूसरा, क्या ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड है? क्या ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड है? मेरे को दोनों चीजें बताओ। सर देखो, ऑर्डर तो बहुत सिंपल है, ये पेबल टू ऑर्डर है क्योंकि आपने सीधा सीधा नाम लिख दिया किसको दोगे। पर सर क्या ये प्रॉमिसरी नोट है? इज दिस अ प्रॉमिसरी नोट? द आंसर इज यस। सर इंटरेस्ट रेट अगर आप लिख रहे हो ना, तो उससे प्रॉमिसरी नोट इनवैलिड नहीं होता है। इंटरेस्ट रेट भी एकदम मस्त कैलकुलेशन हो सकता है, एकदम सॉलिड कैलकुलेशन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको इंटरेस्ट रेट के कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा और स्पेसिफिक होना पड़ेगा। आपको इंटरेस्ट रेट के कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा और स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अगर मैं कह रहा हूं आज डेट है 1 जनवरी और मैं कह रहा हूं 3 महीने बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, तो क्या है भाई, तो आप 3 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट दोगे। एक साल का कितना होता है 12%, तो 3 महीने का कितना होगा 3%। तो आप 50,000 रुपीज में 3% ऐड करोगे और आप पे कर दोगे। इसमें अनसर्टेनिटी का है? इसमें कोई अनसर्टेनिटी ही नहीं है। ठीक है, तो सर आपको इंटरेस्ट जो है एट द रेट, अरे अगर कुछ नहीं लिखा तो सिंपल इंटरेस्ट मानने का। ठीक है, तो सर अगर इंटरेस्ट लिखा है आपने, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, इट इज नॉट अ कंडीशनल, इट इज नॉट एन अनसर्टेन, इट इज एब्सोल्युटली एन सर्टेन सम, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, ओके गाइस, सो दैट्स अबाउट प्रॉमिसरी नोट। अब सर प्रॉमिसरी नोट में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर दो तरह के जिंदगी में और इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे कि पेबल टू ऑर्डर और पेबल टू बेरर होता है ना, वैसे ही दो और होता है, पेबल ऑर्डर विच इज कॉल्ड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट, एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज अ टाइम इंस्ट्रूमेंट। क्या कहा सर मैंने कहा दो तरह के और इंस्ट्रूमेंट होते हैं, विच इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज अ टाइम इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है सर ये दोनों? व्हाट आर दीज टू काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट? व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज डिमांड में डिमांड इंस्ट्रूमेंट, और क्या होता है टाइम इंस्ट्रूमेंट? समझना सर, अगर मैंने जो प्रॉमिसरी नोट बनाया था ना, उस प्रॉमिसरी नोट में मैंने क्या लिखा समझना। ये मेरा प्रॉमिसरी नोट है, ठीक है, उसमें मैंने लिखा आई प्रॉमिस टू पे ₹50,000 टू मिस्टर प्रशांत ऑन डिमांड, और मैं इसको साइन कर रहा हूं, और यहां पे मैंने डेट डाला है 1 जनवरी। सर क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है? एब्सोल्युटली। लेकिन क्या है सर, यहां पे मैंने लिखा ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है? मैं प्रशांत को बोल रहा हूं प्रशांत भाई माल दे दे मेरे को, प्रशांत बोल रहे हैं हाँ सर ले लो, लेकिन अभी मेरे को पैसों की जरूरत नहीं है, आप रखो, मैं बाद में मांगूंगा। तो मैंने बोला बाद में मांगेगा, कब मांगेगा? तो मैंने वो बोला सर मेरे को अभी पता नहीं, मैं देख लूंगा कब मांगना है। तो मैंने बोला चल ठीक है, ये ले एक प्रॉमिसरी नोट जिसमें मैं ये लिख रहा हूं कि तू जब भी आकर के मेरे से डिमांड करेगा, मैं तेरे को क्या कर दूंगा, जब भी आकर के तू मेरे से डिमांड करेगा मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। ये क्या होता है सर? डिमांड इंस्ट्रूमेंट। ये क्या होता है सर? डिमांड इंस्ट्रूमेंट। क्यों? क्योंकि आपने क्लियरली लिखा है कि जब भी तुम डिमांड करोगे मैं तुमको पैसे दे दूंगा। सर ऑन डिमांड लिखने के ना और ऑल्टरनेट्स होते हैं, जैसे कि आपने लिख लिया एट साइट। एट साइट मतलब क्या? जैसे ही तुम वो इंस्ट्रूमेंट लाके मेरे को दिखाओगे मैं तुमको पैसे देने के लिए लायबल हो जाऊंगा। मतलब सर एक ही बात होगी ना, ऑन डिमांड मतलब आके मांगोगे, एट साइट मतलब तुम आकर के दिखाओगे। एट साइट मतलब क्या? तुम आकर के मेरे को दिखाओगे, और जैसे ही दिखाओगे मैं तुमको क्या करूंगा, मैं तुमको पैसे दे दूंगा। और एक और वर्ड यूज करते हैं सर ये लोग, प्रेजेंटमेंट। ये 3 वर्ड का मतलब ये होता है सर, ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। प्रेजेंटमेंट मतलब क्या सर? वही मतलब होता है कि आपको आकर के प्रेजेंट किया, जब आपके सामने आकर के रखा तो उसको कहते हैं प्रेजेंटमेंट। और प्रेजेंटमेंट में जब आओगे ना तो मेरे को पैसे देने पड़ जाएंगे। तो सर ये क्या है? ये बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरी बात सुनो। आप बैंक अकाउंट में जो पैसे रखते हो, जो बैंक अकाउंट में मान लो कभी आपने फिक्स्ड डिपॉजिट करवाया, तो फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है ना, वो कभी कभी आप ऑन डिमांड उसको ये करवा सकते हो। ऑन डिमांड मतलब क्या? आपको जब पैसों की जरूरत हुई वो आप पैसे मांग करके वापस ले सकते हो, इसको कहते हैं ऑन डिमांड। तो सर जब शुभम ने ये प्रॉमिसरी नोट प्रशांत को इशू किया ना, तो इसका मतलब ये था कि प्रशांत तेरे को जब भी जरूरत होगी तू मेरे पास ये चेक ले, प्रॉमिसरी नोट ले आना, एंड आई विल बी लायबल टू पे यू द मनी। तो सर इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिमांड इंस्ट्रूमेंट। बट ऑन द कॉन्ट्रारी, ऑन द कॉन्ट्रारी मतलब क्या? दूसरी तरफ क्या हो रहा है समझना। सर दूसरी तरफ क्या हो रहा है समझना। मैंने लिखा आई प्रॉमिस टू पे ₹50,000 टू प्रशांत
3 months आफ्टर डेट। सर 3 मंथ्स आफ्टर डेट मतलब क्या? डेट क्या है सर? डेट क्या है? डेट है 1 जनवरी। डेट क्या है? 1 जनवरी है। या तो मैंने लिखा आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड, या फिर मैंने लिखा 3 मंथ्स आफ्टर साइट। 3 मंथ्स आफ्टर साइट मतलब जब आप मेरे पास ला करके वो दिखाओगे गुड्स, जब आप मेरे को ला करके वो चेक दिखाओगे, उसके बाद मैंने 3 महीने बाद देना है। या फिर मैंने लिखा ऑन अ स्पेसिफाइड डे। मैंने एक स्पेसिफाइड डे लिख दिया, मैंने लिखा सीधा सीधा कि भैया मैं तुमको ना 31 मार्च को पैसा दूंगा। तो सर वो भी क्या हो जाएगा? वो भी टाइम इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। या ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट। अगर मैंने कहा कि अगर कल को कुछ सर्टेन इवेंट होगा तब मैं तुमको पैसा दे दूंगा, तो सर ये भी जो है ना, ये टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है। सर आराम से, मेरे को पता है तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, पर मेरी बात सुनो आराम से। मैंने कहा टाइम इंस्ट्रूमेंट मतलब बेसिकली क्या होता है सर? तत्काल में नहीं देना है। आपको भी पता है और सामने वाले को भी पता है कि कब पैसा देना है, तो सर उसको कहते हैं टाइम इंस्ट्रूमेंट। अगर मैंने लिखा कि मैं आपको डेट आफ्टर डेट, आज जो डेट मैंने चेक का लिखा है उसके 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 15 दिन बाद दे दूंगा, तो सर उसको कहते हैं टाइम इंस्ट्रूमेंट। अगर आपने लिखा साइट के बाद, जब तुम मेरे पास लाओगे, एट साइट होता है और आफ्टर साइट होता है। एक होता है सर एट साइट और दूसरा होता है आफ्टर साइट। एट साइट मतलब क्या? जब तूने दिखाया तब मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, इसको कहते हैं डिमांड। लेकिन आफ्टर साइट मतलब क्या? जब तुम आओगे तो उसके बाद कुछ दिन लगा के, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, कुछ तो दिन लगा के मैं तुमको पैसे दे दूंगा, उसको कहते हैं सर टाइम इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद सर ऑन अ स्पेसिफाइड डे मतलब आपने लिख दिया आई प्रॉमिस टू पे यू सो मच मनी ऑन 31 मार्च, तो आपको 31 मार्च को देना होगा सर। एंड ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट। सर अब मेरी बात सुनो। सर ये चारों तो एग्जाम्पल हो गए किस चीज के? ये एग्जाम्पल हो गए टाइम इंस्ट्रूमेंट के। टाइम इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या सर? बच्चों वाली बात है। टाइम इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? आपको पता है कब पैसे पे करने हैं, आपको पता है कि एक डेफिनेट पीरियड में पैसे पे करने हैं। पर सर मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने ये लिखा आई प्रॉमिस टू पे, अगर मैंने ये लिखा आई प्रॉमिस टू पे 50,000 टू मिस्टर प्रशांत विद इन 3 मंथ्स ऑफ हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, कुछ सर्टेन इवेंट होने के 3 महीने बाद। नितेश बात करते हैं ना बेटा, मैं लेके जा रहा हूं तुमको धीरे धीरे। आप ये समझो बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा है, मैं उन लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूं जिनको आता है, मैं उन लोगों को पढ़ा रहा हूं जिनको नहीं आता है। ठीक है, तो आराम से पहुंचेंगे अपन ग्रेस में। मेरी बात सुनो। वैसे साक्षी गलत बोला। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। सर ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट कैसे लिख दिया सर? कंडीशनल हो गया ना ये तो, कि भाई अगर ऐसा होएगा तो मैं पैसा दूंगा, ये तो कंडीशनल हो गया। ये तो कंडीशनल हो गया। ऐसा कैसे चलेगा सर? हाउ कैन इट बी कंडीशनल? सर व्हेन वी से अनकंडीशनल ना, व्हेन वी से अनकंडीशनल ना, इट मींस कि अनसर्टेन इवेंट की कंडीशन मत लगाना। अनसर्टेन इवेंट मतलब क्या? अगर मैं तुमको बोलूं कि जब तुम सीए बन जाओगे तब मैं पैसा दूंगा, तो सर माना कि पूरा पूरा भरोसा मेरे को भी है, तुम पे भी, और तुमको भी है खुद पे भी कि हम बन जाएंगे, लेकिन सर आईसीआई का भरोसा नहीं है ना, तो अनसर्टेन इवेंट हो गया। पर सर ऑन द कॉन्ट्ररी अगर ये बोले कोई कि रमेश, रमेश को आपने बोला कि हेर, अरे अपने क्लास में कोई रमेश नहीं है ना? नहीं, आर आर, मिस्टर आर को आपने बोला, मिस्टर आर को आपने क्या बोला? मिस्टर आर आपकी जब डेथ हो जाएगी ना तो उसके बाद मैं आपके सन मिस्टर एस को पेमेंट कर दूंगा, तो क्या ये एक वैलिड कंडीशन है सर? हाँ, क्योंकि सर डेथ जो है ना वो एक बहुत सर्टेन चीज है, बहुत सर्टेन चीज है, बहुत मतलब होना ही है। मृत्यु ही जीवन का सच है। देखा है महाभारत, मैंने तो कोविड में वही किया। जल ही जीवन है और मृत्यु ही जीवन का सच है। वो पता नहीं क्या बोलते हैं कृष्ण जी, उनका तो लैंग्वेज भी नहीं आता। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये जो है ना, डेथ इज अ सर्टेन इवेंट, बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आपने एक अग्रीमेंट बनाया कि मैं अगर, सुनो, एक बार ना एक बार शुभम था, ठीक है, उस और उसकी गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। अब शुभम ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि मेरे से शादी कर लो। अब शुभम गर्लफ्रेंड ने बोला मेरे को क्या मिलेगा? तो मैंने बोला मैं एक चेक बनाता हूँ, मैं एक प्रॉमिस करता हूँ कि शादी जिस दिन हो जाएगी उसके 7 दिन के बाद, 7 days आफ्टर मैरिज, आई विल पे यू ₹1 करोड़, ₹1 करोड़। मैं 1 साल बाद, एक 7 दिन बाद, शादी के 7 दिन बाद मैं तुमको 7 करोड़, 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। क्या ये एक वैलिड प्रॉमिसरी नोट है? क्या एक ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है? सर देखो, सबसे पहला कारण तो क्या, सबसे पहला कारण क्यों नहीं है ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट? क्योंकि भाई 1 करोड़ रुपए तो नहीं दे सकते अपन,
ठीक है, 1 करोड़ रुपए तो अपन नहीं दे सकते। दूसरा, तुम शादी पे तुम क्या कर रहे हो, तुम बेट कर रहे हो कि भाई शादी होगी, तो दैट इज अ अनसर्टेन इवेंट। मतलब तुमको मन में लग रहा है हो जाएगी भाई, पर अनसर्टेनिटी उसमें बहुत है, तो नहीं हो पाएगी। तो सर अगर मान लो मुमताज के लिए शाहजहां अगर एक प्रॉमिसरी नोट लिखते, मेरे को बताना, शाहजहां अगर एक प्रॉमिसरी नोट लिखते कि आई प्रॉमिस टू कंस्ट्रक्ट ताजमहल आफ्टर योर डेथ, मुमताज आफ्टर योर डेथ, मर जाएगी ना, सॉरी, अगर डेथ हो जाएगी ना तब जाकर के हम तुम्हारा वो कंस्ट्रक्ट कर देंगे ताजमहल। क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है? क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है नालायकों की सेना? इनवैलिड है ना दोस्त। प्रॉमिसरी नोट तो सिर्फ मनी की बात करता है ना, ताजमहल बनाना है बनाना, पैसों की बात करो। डेथ सर्टेन होने से क्या होता है? इनवैलिड है सर। शाहजहां बनाएगा ताजमहल, पर प्रॉमिसरी नोट सिर्फ मनी की बात करता है बेटा। किधर सो रहे हो तुम, किधर सो रहे हो सर? ध्यान, क्या चाहिए? ध्यान। अभी उप्स उप्स करने से क्या होगा? हाँ सुनो सर, तो मैंने क्या कहा, आपने अभी तक क्या समझा है सर? आपने अभी तक बहुत छोटी छोटी चीजें समझ ली। एक तो पेबल टू ऑर्डर होता है, पेबल टू बेरर होता है। दूसरा मैंने कहा डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है, टाइम इंस्ट्रूमेंट एक होता है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है सर? जो आएगा बोलेगा तत्काल प्रभाव से मेरे को पैसे चाहिए, तुरंत के तुरंत पैसे निकाल, उसको कहते हैं डिमांड इंस्ट्रूमेंट। और टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है सर? जब आफ्टर साइड कुछ दिन या एक स्पेसिफाइड डेट या कोई भी चीज हो जाए, आपने टाइम मांग रखा है, उसको कहते हैं टाइम इंस्ट्रूमेंट। और सर ये पूरा डिस्कशन था प्रॉमिसरी नोट के बारे में। तो सर ये प्रॉमिसरी नोट का डेफिनेशन है और ये पूरा डिस्कशन है। अब सर प्रॉमिसरी नोट जो था वो एक पार्ट था, उसके अलावा दो और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बचे थे। दूसरे वाले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं। सर समझना मेरी बात, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं। सर एक बात समझना, अगर ए ने अगर बी से गुड्स खरीदे, ठीक है, और बदले में उसको 50,000 रुपीज पेमेंट करना है, तो हमने अभी पढ़ा प्रॉमिसरी नोट बना सकते हो, ठीक है। सर एक बार बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आने के पहले मैं आपको थोड़ा सा ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का और कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। सर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना, उसका मतलब क्या मैंने बताया आपको? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अभी मैंने मतलब आपको क्या समझा रखा है? इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? एक डॉक्यूमेंट, ठीक है। और नेगोशिएबल मतलब क्या? ट्रांसफरेबल। क्या? ट्रांसफरेबल। नेगोशिएबल मतलब क्या? ट्रांसफरेबल। मतलब क्या सर? अगर शुभम ने, आ जाओ मेरे प्रॉमिसरी नोट में वापस, अगर शुभम ने एक प्रॉमिसरी नोट बना रखा है, शुभम ने अगर एक प्रॉमिसरी नोट बना रखा है प्रशांत के फेवर में, तो मेरा सवाल यह है, क्या प्रशांत इस प्रॉमिसरी नोट को मुक्ता के फेवर में ट्रांसफर कर सकते हैं? प्रशांत ने बोला मुक्ता आज से तुम ही हो जो मेरे आने वाले हर पैसे और जाने वाले हर पैसों का हिसाब रखोगे, आज से तुम ही हो बस, ठीक है। किसने कहा सर? प्रशांत ने कहा मुक्ता से कि आज से तुम ही हो, मेरे पास जो ये प्रॉमिसरी नोट आया है, क्या प्रशांत जो है मुक्ता के फेवर में ट्रांसफर कर सकता है? इज द क्वेश्चन। द आंसर इज यस सर, द आंसर इज यस। क्यों सर? क्योंकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का राज ही ये होता है कि इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, यही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है सर। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को जो ट्रांसफर करना होता है ना, उसको हम लीगली क्या कहते हैं? इंडोर्समेंट। जब आप एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को किसी और के फेवर में ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसको लीगली क्या कहते हैं? इंडोर्समेंट। अब सर सुनो, इंडोर्समेंट इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन बेयर एक्ट। हमारे बेयर एक्ट में और आईसीआई मॉड्यूल में क्या वर्ड यूज होता है? इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट क्या होता है सर? समझना, अगर प्रशांत को ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को मुक्ता के फेवर में ट्रांसफर करना है ना, तो प्रशांत क्या करेगा? प्रशांत नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को घुमा देगा। मतलब क्या? वो उसको बैक साइड टर्न करेगा, और बैक साइड टर्न करने के बाद, पीछे टर्न करने के बाद, वो लिखेगा पे टू मुक्ता, और यहां पे प्रशांत जो है अपना साइन कर देगा, प्रशांत जो है अपना साइन कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ सर? प्रशांत ने उस प्रॉमिसरी नोट को इंडोर्स कर दिया। मैंने क्या कहा? इंडोर्स कर दिया। इंडोर्स मतलब क्या सर? आपने किसी और के फेवर में ट्रांसफर कर दिया, आपने किसी और पर्सन का इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में टाइटल क्रिएट कर दिया। फिर से बता रहा हूं, आपने क्या किया? प्रशांत ने मुक्ता के फेवर में ट्रांसफर कर दिया। मतलब क्या? इंडोर्समेंट कर दिया। मतलब क्या? आपने किसी और पर्सन के फेवर में इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का टाइटल क्रिएट कर दिया कि भैया अब से ये इंस्ट्रूमेंट तेरा हो गया। ये किसने किया सर? प्रशांत ने किया मुक्ता के फेवर में। अब सर
इंडोर्समेंट जो है ना, मैं कह रहा था कि बेयर एक्ट में एक वर्ड यूज है इंडोर्समेंट, पर सर हमारे जो बिजनेसमैन है ना, वो लोग बिजनेसमैन जो प्रैक्टिकल लोग हैं और जो हम लोग इतना फ्रीक्वेंटली ये सारी चीजें यूज करते हैं ना, तो हम इंडोर्समेंट को बोलते 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 अब हम उसको इंडोर्समेंट बोलने लग गए। सर कायदे से इंडोर्समेंट मतलब क्या? वो जो विराट कोहली पढ़ता है, आज ही मैं पढ़ रहा था कि अगर इंस्टाग्राम पे विराट कोहली एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट अगर करता है ना, मतलब अगर कोई पोस्ट करता है जिसके लिए उसको पैसा मिलता है, तो एक अंदाज लगाओ एक पोस्ट का उसको कितना पैसा मिलता होगा। अगर विराट कोहली एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट करता है, उसको एक पोस्ट का कितना पैसा मिलता होगा सर? एक बार इमेजिन करो, गेस करो सर, गेस, वाइल्डेस्ट गेस, मतलब वाइल्डेस्ट रीजनेबल गेस। हाँ जी सर, जिसने देखा, कोई कह रहा है 1 लाख, कोई कह रहा है 1 करोड़। सर उसको 8.9 करोड़ मिलते हैं एक पोस्ट के। तुम्हारे एक पीढ़ी निकल जाएगी पूरी, उनकी सैलरी मिला लोगे टोटल, टैक्स काटने के बाद भी इतना नहीं आएगा। कितना सर? 8.9 करोड़। तो सर जाने दो, अभी क्या सीए बनते, अपन सीए बनते, सीए में फायदा है, ये विराट कोहली छोड़ो। सर सुनो, सीए में बहुत फायदा है, सीए करना है अपने को। सुनो, 8 लाइक आए ना आए भाई, 8.9 करोड़ तो उसको मिल जाते हैं। हाँ लाइक सीरियसली। इतना पैसा आता कहां से? अरे मैंने अभी बताया ना तुमको, आरबीआई छापती है। क्या इतना पैसा आता कहां से? बताया अभी तुमको, आरबीआई भी छापती है, गवर्नमेंट भी छापता है। हट। सुनो मेरी बात दोस्तों, सुनो ना मेरी बात सुनो। सर इसको हम लोग कहने लगे इंडोर्समेंट। मतलब सर इंडोर्समेंट और इंडोर्समेंट जो है, इंडोर्समेंट को आप कभी कभी इंडोर्समेंट भी बोल सकते हो, प्रैक्टिकली बहुत लोग इंडोर्समेंट ही बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये हो गया सर इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट मतलब क्या? आपने किसी के फेवर में डाल दिया। अब सर एक बात बताओ, अगर प्रशांत क्या करेगा, वो अपने प्रोमिसरी नोट में पीछे लिख दिया टू मुक्ता विथ लव। पता नहीं भाई, मुक्ता मेरे को मत बोलो, प्रशांत को बोलो, उसने ऐसा लिखा है पे टू मुक्ता विथ लव, और उसने साइन कर दिया। अब सर मेरे को एक बात बताओ, क्या आपने पीछे इंडोर्स करके अपने जेब में रख लिया तो काम हो गया क्या? अगर आपने इंडोर्स करके अपने जेब में रख लिया तो काम हो गया क्या? नहीं, जताना भी तो पड़ेगा ना, जताना भी तो पड़ेगा ना, बताना भी तो पड़ेगा ना। तो आपको ये जो प्रोमिसरी नोट है ना, इसको डिलीवर भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? यू विल हैव टू डिलीवर दिस प्रोमिसरी नोट टू मुक्ता, एंड देन इट विल बी सेड टू बी सक्सेसफुली नेगोशिएटेड। आपको सक्सेसफुली क्या होगा? अच्छा मुक्ता एक बार बता दो, आपको बुरा तो नहीं लग रहा है ना? क्योंकि अगर बुरा लग रहा है तो जिसको बुरा नहीं लगेगा उसका नाम लूंगा। अच्छा चलो जाने दो। सर सुनो ना, सर सुनो ना, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा सर सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर आप कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करना चाहते हो ना, तो यूजुअली दो स्टेप होता है, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। आप इंडोर्स करके अपने जेब में नहीं रख सकते, आप उसको इंडोर्स करोगे और डिलीवर करोगे। पर सर मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग गाइस, टेल मी वन थिंग। अगर आपने एक प्रॉमिसरी नोट बना रखा है, जो आपने लिखा है आई प्रॉमिस टू पे 50,000 टू मिस्टर पी और बेरर। आपने क्या लिखा? आई प्रॉमिस टू पे 50,000 टू मिस्टर पी और बेरर। अब मेरे को एक बात बताओ, जो मिस्टर पी है, जो प्रशांत है, अगर उसको ये प्रॉमिसरी नोट मुक्ता के फेवर में ट्रांसफर करना है, तो वो कैसे ट्रांसफर करेगा सर? सर आपको पता है, ये जो है ना, ये वो प्रॉमिसरी नोट है जो पेबल टू बेरर है। मतलब क्या? जिसके पास वो प्रॉमिसरी नोट है उसको पैसा मिल जाएगा। तो जब पेबल टू बेरर प्रॉमिसरी नोट होता है ना, तो आप उसको मुक्ता को अगर आपको देना है, तो आपको इंडोर्स कराने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उसको डिलीवर कर दोगे ना वो प्रॉमिसरी नोट। अगर आप ले जाके प्रॉमिसरी नोट मुक्ता को दे दोगे ना, तो वो मुक्ता का हो गया, आपको उसमें कोई और इंडोर्समेंट करने की जरूरत नहीं है। तो सर क्या मैं आपको अभी कंक्लूजन के लिए ये बोल सकता हूं कि प्रॉमिसरी नोट जो दो तरह के होते हैं, एक होता है पेबल टू ऑर्डर और दूसरा होता है पेबल टू, एक होता है पेबल टू ऑर्डर और दूसरा होता है पेबल टू बेरर। अब सर जब पेबल टू ऑर्डर वाला प्रॉमिसरी नोट आप किसी और के फेवर में ट्रांसफर करना चाहते हो, तो आप लिखते हो, आप उसको करते हो इंडोर्स, और साथ में आप उसको करते हो इंडोर्स, और साथ में आपको डिलीवर भी करना होता है। पर सर अगर बेरर इंस्ट्रूमेंट है ना, तो आपको इंडोर्स वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बेरर का नाम लिखा हुआ है उसमें। तो आप क्या करोगे? आप उसको सिर्फ डिलीवर करोगे, उसको आपको इंडोर्स करने की जरूरत नहीं होगी। समझे मेरी बात? समझे मेरी बात?
अरे आदर्श टॉकिंग, आदर्श कॉलिंग आदर्श। सुनो, हाँ जी सर। तो सर मैंने क्या कहा, और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बहुत बड़ी खासियत है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है ना, इंडोर्स करके ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आप कभी अपने पापा के पास जाकर के बैठोगे, तो पापा जब बैंक में जाते हैं ना, कभी पापा को पूछना पापा इंडोर्समेंट क्या होता है, या फिर पापा बैंक अपन बैंक नोट के अपन चेकबुक के पीछे कुछ लिख करके, चेक के पीछे कुछ लिख करके इंडोर्स कर सकते हैं क्या? आदर्श क्या कंफ्यूजन है बेटा, तुम लोग लाइफ में सुन नहीं रहे हो। सर अभी तक तो मैंने तुम लोगों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज और क्रेडिट चेक छुआया भी नहीं है। सुनो आराम से, अभी तक मैंने क्या बोला एक बार बताता हूं। सर अभी तक मैंने आपको क्या बोला, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? प्रॉमिसरी नोट एक नोट होता है जिसमें आप प्रॉमिस करते हो, और ये प्रॉमिसरी नोट राइटिंग में होता है, साइंड होता है, और इसमें आप प्रॉमिस करते हो टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। सर्टेन सम ऑफ मनी पे करने की बात कर रहे हो, मतलब सर वो मनी जो है वो सर्टेन होना चाहिए, और उसमें मनी की बात होनी चाहिए, उसके अलावा किसी की बात नहीं होना चाहिए। किसको पे करोगे सर? आप तीन लोगों को पे कर सकते हो, आप तीन तरह के लोगों को पे कर सकते हो। एक तो, या फिर दो तरीके से बोल सकता हूं इसको, आप इसको कर दो ऐसा, आप पे किसको कर सकते हो? टू ऑर्डर और बेरर। ऑर्डर मतलब क्या, जिसका नाम है उसको, या बेरर मतलब क्या, जिसके पास ये प्रॉमिसरी नोट है उसको पे कर देंगे। अब सर समझना, अगर शुभम ने ये प्रॉमिसरी नोट बनाया था किसके फेवर में? प्रशांत के फेवर में। तो सर शुभम कौन हो गया? शुभम हो गया मेकर। और प्रशांत कौन हो गया? प्रशांत हो गया पेई। तो सर शुभम हो गया मेकर और प्रशांत हो गया पेई। अब सर मेरे को एक बात बताओ, यहां पे साइन कौन करता है? साइन कौन करता है? अगर अभी मैं बोल रहा हूं पे करना है तो मैं ही साइन करूंगा ना, तो साइन इसको शुभम करता है। अब सर मेरे को एक बात बताओ, प्रशांत को जब आपने पे कर दिया तो प्रशांत को करना है बिजनेस, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई और बात नहीं करेगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्रशांत को ये जो पैसा है वो ट्रांसफर करना है मुक्ता को, अगर मुक्ता को ये पैसे ट्रांसफर करने हैं, मुक्ता को अगर ये पैसे भेजने हैं प्रशांत को, तो प्रशांत कैसे भेजेगा? हाउ विल प्रशांत ट्रांसफर दिस प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ मुक्ता? व्हाट ही विल डू इज, वो देखेगा भाई ऑर्डर है कि बेरर है। अगर उसमें लिखा है कि मैं प्रॉमिस करता हूं बेरर को, मतलब जिसके पास भी ये प्रॉमिसरी नोट है उसको पैसा दे दूंगा। शुभम ने लिखा है कि जिसके पास भी ये प्रॉमिसरी नोट है उसको मैं पैसा दे दूंगा। तो प्रशांत क्या करेगा, ये प्रॉमिसरी नोट को उठाएगा और डिलीवर कर देगा किसको? मुक्ता को। मुक्ता को बोलेगा ये लो मुक्ता, सर ने बोला था जिसके पास भी ये प्रॉमिसरी नोट होगा उसको पैसे मिल जाएंगे, तो तुम ये लो मेरे से पैसा, ये लो मेरा प्रॉमिसरी नोट, ठीक है, ये लो मेरा प्रॉमिसरी नोट। अब सर मेरी बात समझो, अगर ये पेबल टू बेरर की जगह पेबल टू ऑर्डर होता, मतलब क्या, यहां पे स्पेसिफिकली प्रशांत का नाम लिखा होता अगर, तो सर अभी तो प्रशांत का नाम लिखा है, प्रशांत का नाम लिखा है, पर आप चाहते हो मुक्ता को पैसे मिले, तो प्रशांत की जगह मुक्ता का नाम लाना पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे, ऐसे काटोगे क्या मुक्ता? बोले नहीं सर, इस तरीके से काट छाट नहीं होता। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बैक साइड में, इसके बैक साइड में इसको इंडोर्स करना पड़ेगा। इंडोर्स मतलब क्या, आप जो हो ना प्रशांत, प्रशांत साइन करके ये बोलेगा कि मेरे जो पैसे हैं हिस्से के ये मुक्ता को दे दो, आई ओ मनी टू मुक्ता, तो मुक्ता को पैसे दे दो। तो सर ये जो ऑर्डर है ना, अगर ये जो काम हो गया ना, इसको कहते हैं इंडोर्समेंट। तो सर जब पेबल टू ऑर्डर होता है ना, उस केस में आपको इंडोर्समेंट करवाना होता है और साथ में आपको डिलीवरी देनी होती है। आपको क्या करना होता है, आप इंडोर्स करोगे पहले और फिर डिलीवर करोगे। क्योंकि एक बात समझना भाई, अगर एक प्रॉमिसरी नोट है शुभम ने बनाया है, ठीक है, एक प्रॉमिसरी नोट है जो शुभम ने बनाया है, और वो अगर प्रशांत को दे दिया और उसमें प्रशांत का नाम लिखा हुआ है, अगर वो प्रशांत का नाम लिखा हुआ है और उसको अगर मुक्ता के पास दे भी दोगे और मुक्ता मेरे पास आएगी, बोलेगी सर 50,000 रुपए दे दो, तो मैं बोलूंगा तुम प्रशांत हो क्या? बोलेगी नहीं, तो बोले तुमको कैसे दूंगा, फिर उसमें तो प्रशांत का नाम लिखा है। इसलिए इंडोर्स करवाना बहुत जरूरी है, ठीक है गाइस? ओके, तो सर ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ, ये कॉन्सेप्ट हुआ ऑर्डर और बेरर का। और उसके अलावा मैंने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपको कि जो ये इंस्ट्रूमेंट है ना, ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, टाइम इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, ऑन डिमांड पे करना है, एट साइट पे करना है, या फिर प्रेजेंटमेंट पे करना है, वो होता है सर डिमांड इंस्ट्रूमेंट। और टाइम इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद पे करना है, स्पेसिफाइड डेट पे करना है, ये सारा क्या होता है, ये सब टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है। तो सर इतना अपन ने बेसिक्स पढ़ा है अभी तक, ठीक है? नेहा क्या नो सर हाँ सर कर रहे हो, किस चीज के लिए नो सर ये सर कर रहे हो? अब सर मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, अब मैं आपको समझाना चाहता हूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर प्रॉमिसरी नोट को कॉन्सेप्ट में ध्यान रखते हुए मेरे को एक कॉन्सेप्ट बताओ, ठीक है? अगर ए ने बी से गुड्स खरीदा, अगर ए ने बी से गुड्स खरीदा और बी ने सी से गुड्स खरीदा, बी ने सी से गुड्स खरीदा, अब सर ए को बी को देना है 50,000 और बी हैज टू पे सी 50,000 रुपीज, ठीक है? बी हैज टू पे टू सी 50,000 रुपीज। नाउ सर
हाउ डू यू इंश्योर दैट these transactions are captured in a negotiable instrument? आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि ये जो पेमेंट्स है ये आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कैप्चर हो जाए? ये आप कैसे इंश्योर करोगे? सर सुनो, एक तरीका क्या है, ए जो है वो एक प्रॉमिसरी नोट बनाएगा इन फेवर ऑफ बी। वो लिखेगा मैं बी को 3 महीने के बाद 50,000 रुपए दे दूंगा, और बी जो है वो उसको क्या कर देगा, एंडोर्स कर देगा। क्या कर देगा? एंडोर्स कर देगा। पर सर क्या होता है ना, क्या होता है समझो, अगर बहुत सारे आपको चेंजेस करने हैं, आपको पैसे इधर के उधर करने हैं, तो ये प्रॉमिसरी नोट को ही एंडोर्स कर करके नहीं घुमा सकते आप। प्रॉमिसरी नोट को ही एंडोर्स कर करके नहीं घुमा सकते। तो सर जब यूजुअली जब इस तरह का ट्रांजैक्शन होता है ना, ए को बी को देना है, बी को सी को देना है, सी को डी को देना है, तो कुछ और जुगाड़ निकालना पड़ता है। तो सर इन्होंने एक जुगाड़ निकाला, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट निकाला जिसको इन्होंने नाम दिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या काम करेगा सर, समझना। मेरे को एक बात बताओ, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? यहां पे जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया, यहां पे ए हैज टू पे मनी टू बी एंड बी हैज टू पे मनी टू सी। इसका सबसे आसान शॉर्टकट क्या है सर? इसका आसान शॉर्टकट यह है कि अगर बी जो है वो ए को बोलेगा कि भाई तू सीधा सी को पेमेंट कर दे, तो काम खत्म हो गया। अगर बी जो है वो ए को बोलेगा ए तू सीधा पेमेंट सी को कर दे, तो काम खत्म। करेक्ट। तो सर बी जो है ना एक डॉक्यूमेंट बनाएगा। बी विल राइट, आई ऑर्डर मिस्टर ए टू पे ₹50,000 to Mr. C on after 3 months. After 3 months after date. 3 months after date. मतलब सर यहां जो हमने डेट डाला है उसके 3 महीने के बाद आप क्या करना, आप पेमेंट कर देना मिस्टर सी को। और ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है अपना मिस्टर बी, और मिस्टर बी यहां पे क्या करेंगे, साइन कर देंगे। क्या साइन किया यार, अच्छा साइन किया बी का। सर एक बार ये पढ़ो ना, क्या लिखा है? आई ऑर्डर, मैं ऑर्डर दे रहा हूं, प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं ऑर्डर दे रहा हूं मिस्टर ए को। मिस्टर ए कौन है? जो पेमेंट करने वाला है। टू पे ₹50,000 टू मिस्टर सी 3 months आफ्टर डेट। सर मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना है, ये टू ऑर्डर है कि टू बेरर है? ये टू ऑर्डर है कि टू बेरर है? क्या ये टू ऑर्डर है कि टू बेरर है? और दूसरा, क्या ये डिमांड है या टाइम है? मेरे को बताओ, क्या ये ऑर्डर है, बेरर है, क्या ये डिमांड है या टाइम है? द आंसर इज सर दिस इज एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर, पेएबल टू ऑर्डर, क्योंकि सर आप पे कर रहे हो एक स्पेसिफिक पर्सन को, एंड इट इज अ टाइम इंस्ट्रूमेंट क्योंकि आप 3 महीने बाद पेमेंट करने की बात कर रहे हो डेट के। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, टाइम इंस्ट्रूमेंट है। सर वेरी गुड, समझ गए। सर पर ये ना एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें आप प्रॉमिस नहीं कर रहे हो। बी प्रॉमिस नहीं कर रहा है, बी क्या कर रहा है, ऑर्डर मार रहा है। किसको ऑर्डर मार रहा है? ए को। तो सर यहां पे अगर आप देखोगे ना, तो मेकर और पेई नहीं होते। मेकर और पेई में क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट में एक जना वादा करता है दूसरे जने को, वादा में 2 ही लोग होते हैं, पर यहां पे ऑर्डर दे रहे हैं। ऑर्डर में सर 2 या 3 लोग कुछ भी हो सकते हैं। कैसे, मेरी बात समझना। यहां पे कौन है, यहां पे पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व है समझना सर। जो मिस्टर बी है, जो ऑर्डर दे रहा है, जो साइन कर रहा है, उसको हम कहते हैं ड्रॉअर। उसको हम कहते हैं ड्रॉअर। क्यों सर? क्योंकि ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसको ड्रॉ कौन कर रहा है, उसको बना कौन रहा है? उसको जो बना रहा है ना, उसको हम कहते हैं ड्रॉअर, और वो है मिस्टर बी। अब सर बी जो है वो ऑर्डर कर रहा है किसी को पेमेंट कर दे। किसको ऑर्डर कर रहा है सर? वो ऑर्डर कर रहा है मिस्टर ए को पेमेंट कर दे। तो सर जो पेमेंट करने जिसको बोल रहा है ना, वो हो गया ड्रॉई। और सर जिसको पैसे मिलेंगे वो क्या हो गया? जिसको पैसे मिलेंगे वो क्या हो गया? जिसको पैसे मिलेंगे ना मिस्टर सी, वो हो गया आपका पेई। क्यों? जिसको पैसे मिलते हैं वो तो पेई होता है। तो सर ये 3 लोग हो जाते हैं जो यूजुअली क्या होते हैं, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज होते हैं। तो मैंने कहा सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होते हैं यूजुअली। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर होता है, ड्रॉई होता है, और पेई होता है। ठीक है। और प्रॉमिसरी नोट में मेकर होता है और पेई होता है। तो पेई तो जिसको पैसे मिलने होते हैं, मेकर जो होता है वो बनाता है, ड्रॉअर जो होता है वो बनाता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक इंपॉर्टेंट आ जाता है ड्रॉई, जो पैसा देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब सर क्या मैं आपको एक बात बोलूं, अगर आपको एक बात बोलूं तो आप चौंक जाओगे क्या? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कभी कभी ना ड्रॉअर जो है और पेई जो है वो सेम हो सकते हैं। कभी कभी ड्रॉअर और पेई सेम हो सकते हैं। मतलब मिस्टर बी ने ड्रॉ किया, मिस्टर बी को पेबल है, और पे कौन करेगा? मिस्टर ए। मतलब कोई मिस्टर सी नहीं है, 2 पार्टीज हैं, मिस्टर बी और मिस्टर ए। क्या ऐसा हो सकता है सर?
क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ऐसा एक सीरियल आता था। वैसे ही सर, जैसे सास भी कभी बहू थी, वैसे ही सर ड्रॉयर और पेई भी एक जना हो सकता है। कैसे सर बताओ, कैसे? सर अगर मान लो ए ने बी से गुड्स खरीदे, ठीक है, और बी को 50,000 रुपए देना है। अब सर बी ने बार बार बोल दिया कि भाई प्रॉमिसरी नोट दे दे, प्रॉमिसरी नोट दे दे, भाई प्रॉमिसरी नोट दे ही नहीं रहे, माल खा करके बैठ गया है, पैसा दे ही नहीं रहे, प्रॉमिसरी नोट भी नहीं दे रहे। तो बी क्या करेगा पता है? बी एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा और बोलेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज बना के बी क्या करेगा? बी ड्रॉ करेगा कि आई ऑर्डर मिस्टर ए टू पे ₹50,000 टू मिस्टर बी विद इन 3 months आफ्टर डेट। 3 months आफ्टर डेट के 3 महीने बाद पेमेंट करने के लिए बोल रहा हूं। ये कौन बोल रहा है सर? बी ऑर्डर दे रहा है ए को, ए मिस्टर ए मेरे को पेमेंट कर देना। तो सर ऑर्डर देने वाला वही बंदा है और पेमेंट भी उसी को मिलना है। तो सर ड्रॉअर जो है ना, ड्रॉअर जो है और पेई जो है, ये दोनों एक बंदे हो गए। और ड्रॉई जो है, ड्रॉई मतलब क्या सर? जिसको पैसे देने हैं, जिसकी जेब से पैसे निकलेंगे, वो मिस्टर ए हो गया। तो सर प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या फर्क होता है? प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस होता है। तो सर प्रॉमिस कौन करता है? जिस बंदे को पैसे देने हैं वो प्रॉमिस करता है। पर सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है। ऑर्डर कौन करता है सर? जिस बंदे को पैसे लेने हैं या जिस बंदे के पैसे किसी और को दिलवाने हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल क्या था? बी को ए से पैसे सी को दिलवाने थे, तो बी ऑर्डर कर रहा है ए पैसे सी को दे दे। तो सर इसको क्या कहते हैं? प्रॉमिसरी नोट्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में खासियत क्या है? आप प्रॉमिस करने की जगह ऑर्डर दे रहे हो और उसको साइन कौन कर रहा है? ड्रॉ मेकर नहीं कर रहा है, साइन कर रहा है ड्रॉअर। क्या आप समझे सर? डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ सर। अब मेरे को एक बात बताओ सर, ये तो आप समझ गए कि बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या खासियत होती है सर? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपके 3 पार्टीज होते हैं यूजुअली। सर मिस्टर ए अगर बनेगा तो वो लिखेगा आई प्रॉमिस टू पे। क्या नहीं समझा प्रशांत? मिस्टर ए अगर बनेगा, क्या बनेगा? तब तक मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, सुनो ना। आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो मेरे को बताना। प्रॉमिसरी नोट में ना और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है पता है? एक्सेप्टेंस का। सर एक्सेप्टेंस मतलब क्या? एक्सेप्टेंस मतलब क्या? समझो प्रॉमिसरी नोट में क्या हो रहा है? प्रॉमिसरी नोट में शुभम प्रशांत को बोल रहा है, प्रशांत मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, तू टेंशन मत ले, आई प्रॉमिस टू पे यू मनी। तो सर अगर जिसको पैसे देने हैं वो प्रॉमिस कर रहा है, तो क्या सामने वाले की एक्सेप्टेंस की जरूरत है? इज इट नीडेड फॉर द अदर पार्टी टू एक्सेप्ट? नहीं सर, कोई नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्ट करे ना करे, मेरे को तो पैसे देने ना। जब पैसे देने वाला राजी है तो सामने वाले को क्या प्रॉब्लम होगी? तो सर एक्सेप्टेंस इज नॉट नीडेड इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट। बट सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज वैलिड ओनली इफ एक्सेप्टेड। मतलब क्या सर? अगर मिस्टर बी बोल रहा है, मिस्टर बी यहां पे अगर बोल रहा है कि भाई, मिस्टर बी बोल रहा है कि भाई ए तू ना सी को पैसे दे देना। ए बोलेगा कौन है भाई तू? तेरे बोलने से क्या होता है? ये मैं अगर मेरे जेब में एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना लूं कि मुकेश अंबानी गौतम अडानी को 10 करोड़ रुपए दे दे और मैंने अपनी जेब में रख लिया, इससे कोई वैलिडिटी होती है क्या? कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? कुछ भी होता है क्या? कुछ नहीं होता सर। बात तो तब बनेगी जब मिस्टर ए यहां पे एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ भाई मैं राजी हूं, मेरे को पता है मैं तेरा पैसा सी को दे दूंगा, तब जाके ये वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा। सो द सर मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज इज दैट प्रॉमिसरी नोट does not need any acceptance, but on the contrary bills of exchange definitely needs an acceptance। सर मेरे को एक बात बताओ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज हो सकते हैं? क्या 2 पार्टीज हो सकते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में? कैन देयर बी 2 पार्टीज इन अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज? कैन देयर बी 2 पार्टीज? कैन देयर बी 2 पार्टीज? सर यस, when the drawer and pay are the same। सर प्रशांत ने एक बात पूछा कि अगर ये जो सर आपने एग्जाम्पल दिया था एबीसी वाला, इसमें अगर ए बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा तो वो क्या लिखेगा? भाई मेरे को एक बात बता, ए बिल ऑफ एक्सचेंज बना ही कैसे सकता है? बिल ऑफ एक्सचेंज में तो तुम ऑर्डर करते हो, ए किसको ऑर्डर करेगा? ए तो ऑर्डर नहीं कर सकता ना, तो ए को क्या बनाना पड़ेगा? ए को बनाना पड़ेगा प्रॉमिसरी नोट।
ए को क्या बनाना पड़ेगा, ए को बनाना पड़ेगा प्रॉमिसरी नोट। तो इसीलिए सर ए बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बना सकता, बिल ऑफ एक्सचेंज वो बनाता है जिस बंदे को ऑर्डर देना होता है। सर डिड यू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पे प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज? यस सर वी अंडरस्टूड। अब सर एक लास्ट डिफरेंस प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। सर जो आपका प्रॉमिसरी नोट है, क्या आप पेबल टू बेरर बना सकते हो? क्या प्रॉमिसरी नोट आप पेबल टू बेरर बना सकते हो? सर पेबल टू बेरर बना सकते हो? दी आंसर इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहता है हाँ, पर आरबीआई एक्ट के हिसाब से आप नहीं बना सकते। अब सर बेरर में मैं बोल सकता हूं दो टाइप का होता है, एक तो बेरर जो डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है, एक बेरर जो टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है। हो सकता है ना सर, बेरर जो डिमांड इंस्ट्रूमेंट है और बेरर जो टाइम इंस्ट्रूमेंट है। सर मैं बेरर डिमांड इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकता कि बेरर टाइम इंस्ट्रूमेंट भी नहीं बना सकता? सर ऐसा तो आपने कुछ पढ़ाया नहीं, आपने बोला बस बेरर इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकते, तो बेरर नहीं बना सकते तो टाइम क्या डिमांड क्या? अगर आप बेरर इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकते तो डिमांड क्या टाइम क्या आप कुछ भी नहीं बना सकते, करेक्ट? राइट सर। अब अगर आते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे, तो क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे आप ऑर्डर और बेरर दोनों इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो? क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर और बेरर दोनों बना सकते हो? ये सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है ना वो बेरर इंस्ट्रूमेंट बन सकता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप ये लिख सकते हो, ए को आप ऑर्डर कर सकते हो कि मिस्टर ए आप ना पैसे दे देना मिस्टर सी और बेरर देरऑफ को, जिसके पास भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसको पेमेंट कर देना। इस तरह का बेरर इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो। पर सर पर इन्होंने ना बेरर इंस्ट्रूमेंट में भी जो दो तरह के होते हैं, एक तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट और दूसरा टाइम इंस्ट्रूमेंट, इन्होंने बोला भाई बेरर में डिमांड इंस्ट्रूमेंट मत बनाना। अगर तुम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना रहे हो, बेरर में डिमांड इंस्ट्रूमेंट मत बनाना, बेरर में डिमांड इंस्ट्रूमेंट मत बनाना। क्यों सर क्यों? क्योंकि भाई देख बेरर इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना वो थोड़ा रिस्की होता है। थोड़ा रिस्की मतलब क्या, अचानक से तुम आकर के मांग ले रहे हो, अचानक से तुम आकर के मांग ले रहे हो, तो सॉरी डिमांड इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो थोड़ा रिस्की होता है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट में क्या, एक तो तुम अचानक से आके मांग रहे हो, और बेरर में क्या जिसके पास भी है वो आकर के मांग रहे हैं, तो अगर वो तुरंत आकर के मांग रहे हैं तो तुमको तुरंत पैसे देने पड़ेंगे। तुम तुरंत ना वेरीफाई नहीं कर पाओगे कि कहीं बंदा गलत तो नहीं है, बंदा गलत तो नहीं है, ये वेरीफाई नहीं कर पाओगे। इसलिए लॉ ने सेफ साइड में बोला भाई बेरर डिमांड इंस्ट्रूमेंट मत बनाना, अगर बेरर बना रहा है ना तो टाइम इंस्ट्रूमेंट बनाना। मतलब क्या, मिस्टर बी जो है ना, मिस्टर ए जो है ना, सॉरी मिस्टर बी जो है ना वो ऑर्डर देगा, आई ऑर्डर मिस्टर ए टू पे ₹50,000 टू ब्लैंक। ब्लैंक मतलब क्या सर, आपने बेरर इंस्ट्रूमेंट बना दिया, तो यहां पे आप ऑन डिमांड नहीं लिख सकते, यहां पे आपको एट अ स्पेसिफाइड डेट लिख सकते हो आप या फिर आप यहां पे विद इन सर्टेन मंथ्स लिख सकते हो, पर ऑन डिमांड नहीं लिख सकते। लॉ ने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया है। करेक्ट। मुक्ता कह रही है सर अगर ऐसा बना देंगे फिर कोई भी कभी भी पैसे मांगने आ जाएगा, तो इसीलिए प्रॉब्लमैटिक है। सर अब तक आपने पढ़ा है प्रॉमिसरी नोट्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक प्रॉमिस होता है एक ऑर्डर होता है। अब सर आगे बढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की तरफ जिसको हम कहते हैं चेक। सर ये बहुत 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 प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, एकदम तबीयत से ध्यान से सुनना, बहुत कुछ सीखोगे, प्रॉमिस है मेरा। कसम से आज जा करके अपने पापा से बात कर सकोगे अगर ढंग से सुनोगे, एकदम प्रॉमिस है मेरी बात, बस आराम से सुनना। सर चेक क्या होता है समझो। अगर मेरा शुभम का एचडीएफसी बैंक में बैंक अकाउंट है, ठीक है, और उस अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हुए, ठीक है। अब 1 लाख रुपए में से मेरे को 50,000 रुपए किसको देना है, मेरे को 50,000 रुपया प्रशांत को देना है, ठीक है। तो मैं प्रशांत को ये 50,000 रुपया कैसे दे सकता हूं? मैं प्रशांत को 50,000 रुपया आरटीजीएस कर सकता हूं, आईएमपीएस कर सकता हूं, एनईएफटी कर सकता हूं, यूपीआई कर सकता हूं, 100 और तरीके हैं सर, लेकिन ये 100 तरीके ना आज के डेट के हैं। हम बात कर रहे हैं बैक इन 1881। बैक इन 1881, 1881 में सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जब आया था, अगर मेरे को प्रशांत को 50,000 रुपए मेरे बैंक अकाउंट से देने हैं तो मैं कैसे दूंगा? हाउ विल आई गिव दैट मनी? तो सर जो भी ट्रांसफर के मोड है वो छोड़ दो, अगर मेरे को पेपर के थ्रू अगर देना है, मेरे को कैश नहीं देना है, बैंक टू बैंक ही देना है, तो लॉ ने एक प्रोविजन बनाया, एक कॉन्सेप्ट बनाया जिसको हम कहते हैं चेक। चेक में क्या होगा सर समझना, शुभम को पेमेंट करना है प्रशांत को, तो शुभम एक चेकबुक निकालेगा, शुभम अपने चेकबुक में से एक चेक निकालेगा, ठीक है। उस चेकबुक में क्या लिखा रहता है, पहले यहां लिखा रहेगा एचडीएफसी बैंक है हम, ठीक है, वहां पे मैं लिखूंगा पे टू मिस्टर प्रशांत, ठीक है। और चेकबुक में ना सर बाय डिफॉल्ट लिखा रहता है और बेरर, बाय डिफॉल्ट लिखा रहता है, मतलब उसमें तुम कुछ कर नहीं सकते, वहां पे बाय डिफॉल्ट लिखा रहता है और बेरर, ठीक है। एन अमाउंट, अ सम ऑफ रुपीज
50,000। और ये डेटेड कब का है सर? ये डेटेड है 1 जनवरी, और इसमें शुभम जो है वो साइन करेगा। ठीक है, शुभम ने साइन किया। अब सर इसमें ये जो मैंने चेक बनाया, ये जो चेक बनाया, ये मैं क्या करूंगा? ये चेक ले जाकर के मैं दे दूंगा प्रशांत के पास। प्रशांत को मैं ये चेक लेके जाके दे दूंगा और प्रशांत को बोलूंगा, प्रशांत भाई देखो ये चेक है जिसमें मैं आपको 50,000 रुपए देने की बात कर रहा हूं। अब सर प्रशांत के पास दो ऑप्शन है। प्रशांत क्या करेगा? मेरा बैंकर कौन था? एचडीएफसी बैंक। तो प्रशांत क्या करेगा? वो मेरे बैंकर के पास चले जाएगा, एचडीएफसी बैंक के पास, और बैंकर को बोलेगा, बैंकर देखो शुभम ने मेरे को पे करने का वादा किया था, ये रहा चेक, प्लीज आप मेरे को कैश दे दो। तो बैंक क्या करेगा? आपको 50,000 रुपए कैश निकाल करके दे देगा। सर ये हो गया कैश करवाना। इसको हम कहते हैं द चेक हैज बीन एनकैश्ड। इनकैश मतलब क्या? आपने चेक का पैसा निकलवा लिया है। अब सर दूसरा ऑप्शन क्या है? प्रशांत का बैंक अकाउंट कहां पे था? प्रशांत बताओ तुम्हारा बैंक अकाउंट कौन से अकाउंट में? प्रशांत बताओ तुम्हारा बैंक अकाउंट कौन से अकाउंट में है? सर वाई बाई डिफॉल्ट विराज मैं बताता हूं, लिखा रहता है, बस लिखा रहता है, मैं तुमको बताता हूं, रुक जाओ। सर प्रशांत का बैंक अकाउंट किसमें है? बोलो 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 बोलो। हाँ जी सर, एसबीआई में है, एसबीआई में है। तो एसबीआई नहीं लेंगे, एक्चुअली एसबीआई आगे हमको काम आएगा क्लियरिंग हाउस के कॉन्सेप्ट में। एक बार एक्सिस बैंक ले लेते हैं। ठीक है, तो सर एक्सिस बैंक जो है, एक्सिस बैंक क्या है? प्रशांत का बैंक अकाउंट है। सर नहीं लेना था तो क्यों पूछे थे? मेरे को लगा कोई और भी हो सकता है। तो सर सुनो, एक्सिस बैंक में प्रशांत का अकाउंट है। प्रशांत क्या करेगा? प्रशांत वो चेक लेकर के एक्सिस बैंक के पास चले जाएगा और एक्सिस बैंक को बोलेगा, एक्सिस मेरे को एचडीएफसी से पैसे लेने हैं। अब एक्सिस बैंक जो है ना सर, वो एचडीएफसी बैंक के पास जाएगा और एचडीएफसी बैंक क्या करेगा? मेरे बैंक अकाउंट से पैसे काट करके 50,000 रुपए जो है एक्सिस बैंक में, जो प्रशांत का बैंक अकाउंट है, वहां पे ट्रांसफर कर देगा। सर ये क्या होता है? ये एक चेक का प्रोसेस होता है। अब सवाल ये है सर, चेक में और बेरर क्यों लिखा होता है? तो वो बाय डिफॉल्ट लिखा होता है, आप उसको हमेशा ऐसे काट सकते हो अगर आप चाहो तो। पर सर मेरे को ये बताओ, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर मैं आपसे पूछूं ये जो इंस्ट्रूमेंट है, क्या ये प्रॉमिसरी नोट है? क्या ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है? ऑप्शन दूसरा, क्या ये पेबल टू ऑर्डर है? क्या ये पेबल टू बेरर है? तीसरा, क्या ये डिमांड है? और क्या ये टाइम इंस्ट्रूमेंट है? सर ये तीन क्वेश्चन का जवाब दे दो, आपका चेक का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। सर ये तीन कॉन्सेप्ट का जवाब दे दो, आपका चेक का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। मेरे को ये बताओ, क्या ये प्रॉमिसरी नोट है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, कि दोनों ही नहीं है? क्या ये प्रॉमिसरी नोट है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, कि दोनों ही नहीं है? सर द आंसर इज, दिस इज अ टाइप ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्यों सर? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तो तीन पार्टी होते हैं ना, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉअर मतलब कौन सर? जो ऑर्डर दे रहा है। पेई, ड्रॉई मतलब क्या? जिसको ऑर्डर दे रहा है। और पेई मतलब क्या? जिसको पैसे मिलेंगे। तो सर यहां पे ड्रॉअर है शुभम और ड्रॉई है एचडीएफसी बैंक, और सर पेई कौन है? पेई कौन है? पेई है अपना प्रशांत। तो सर ये तो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही हो गया ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही हो गया ना। तो सर यहां पे ड्रॉई कौन होता है? ड्रॉई जो होता है ना, ड्रॉई जो होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, हमेशा एक स्पेसिफाइड बैंकर होता है। मतलब सर आप एक बैंक को ही एडवाइस देते हो, तो ड्रॉई जो होता है एक बैंकर होता है इन केस ऑफ चेक। अब सर मेरे को बताओ, ऑर्डर है कि बेरर है? सर यहां पे आपने और बेरर जो वर्ड है उसको अगर क्रॉस नहीं किया तो सर ये हो जाता है बेरर। पर सर यहीं पे अगर आप और बेरर वर्ड को ऐसा क्रॉस कर दोगे तो ये फिर बन जाता है ऑर्डर। तो सर आपने ऑर्डर दिया। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट है कि टाइम इंस्ट्रूमेंट है? डिमांड मतलब जब चाहे मांग सकता है जाकर के, और टाइम मतलब क्या? कि भाई एक हफ्ते बाद ही जाना या 2 हफ्ते बाद ही जाना। क्या है सर, डिमांड इंस्ट्रूमेंट है कि टाइम इंस्ट्रूमेंट है? सर लॉ कहता है कि भैया ये जो चेक होता है ना, इसका ये जो डेट होता है, जो चेक्स होते हैं उनका जो डेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ चेक, द डेट। सो व्हेन यू मेक अ चेक, द चेक इज वैलिड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कितनी वैलिडिटी होती है सर? जो डेट आपने मेंशन किया है ना, वहां से 3 महीने तक की चेक की वैलिडिटी होती है। मतलब सर अगर मैंने प्रशांत को ये चेक दिया है ना 1 जनवरी को, तो 3 महीने तक वो जा सकता है बैंक में। अगर वो 3 महीने के बाद बैंक में जाएगा ना, बैंक इस चेक को रिजेक्ट करेगी, बोलेगी ये आउटडेटेड चेक हो गया। क्या हो गया? आउटडेटेड, डेट के बाहर हो गया चेक, मैं आपको पैसा नहीं दूंगा। 3 महीने की वैलिडिटी होती है चेक की। तो सर ये जो है ना, ये एक डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? क्योंकि 3 महीने की वैलिडिटी है, पर इस वैलिडिटी में जब भी चाहे ना प्रशांत जाकर के पैसे ले सकता है, कोई ऐसा स्पेसिफाइड डेट नहीं है। तो सर दिस इज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट एंड नॉट अ टाइम इंस्ट्रूमेंट। ऐसा नहीं है कि आप जिस दिन जाकर के चेक प्रेजेंट करोगे उसके 15 दिन बाद पेमेंट मिलेगा। नहीं बेटा, जिस दिन आप चेक लेके जाओगे उस दिन आपको पेमेंट मिल जाएगा। दिस इज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट।
वो अपन डिस्कस करेंगे मोहम्मद डीडी क्या होता है, अभी तुम चेक समझो पहले। चेक क्या होता है सर? चेक इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपने क्या बना दिया, आपने एक एचडीएफसी बैंक को बोला कि एचडीएफसी बैंक तुम ना पेमेंट कर देना, किसको? प्रशांत को पेमेंट कर देना सम ऑफ 50,000, और आपने इसको साइन कर दिया। अब सर सुनो, तो मैंने क्या कहा कि चेक जो होता है उसमें तीन लोग होते हैं, ड्रॉर, ड्रॉई और पे। तो सर मेरे को एक बात बताओ, तो फिर चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में कुछ डिफरेंस है क्या? चेक्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कुछ डिफरेंस है क्या? चेक्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कुछ डिफरेंस है क्या? तो मैंने कहा हां, चेक ना, सारे के सारे चेक्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जितने भी फीचर्स होते हैं ना, ये सारे के सारे होते हैं। चेक्स में भी वही फीचर्स होते हैं जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के होते हैं। जैसे क्या फीचर सर? राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, ये सारी चीजें सेम है। पर सर उसके अलावा चेक में और दो एडिशनल फीचर होते हैं। क्या? सबसे पहला तो इसमें जो ड्रॉई होता है ना, ड्रॉई, वो हमेशा एक स्पेसिफाइड बैंकर होता है। सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बी ने ए को ऑर्डर दिया था कि सी को पेमेंट कर देना। मतलब सर किसको ऑर्डर दिया था? ए को। ए इंसान है। पर बिल चेक में ना हमेशा ऑर्डर आप एक बैंक को देते हो, एक स्पेसिफाइड बैंकर को देते हो। दूसरा सर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है ना, वो डिमांड भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है। लेकिन सर चेक जो है ना हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है। तो सर ये जो दो पॉइंट है ना, कि एक स्पेसिफाइड बैंकर होगा और डिमांड इंस्ट्रूमेंट होगा, ये दोनों बहुत बड़ी खासियत है। दीज आर द एडिशनल फीचर्स दैट मेक चेक अ चेक। तो सर मैंने क्या कहा? चेक में दो खासियत है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं दैट ऑल चेक्स आर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बट नॉट ऑल बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर चेक? ऑल चेक्स आर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बट ऑल बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर नॉट चेक, क्या मैं ये बोल सकता हूं? हाँ सर, आपकी क्लास है, जो मर्जी बोलो। अरे नहीं, मतलब सच में बताओ ना। हाँ सर, जितने भी चेक्स होते हैं ना, चेक्स, वो सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो हैं। क्यों? क्योंकि ड्रॉर है, ड्रॉई है, और सारे फीचर्स भी मीट हो रहे हैं। पर सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है ड्रॉ चेक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि चेक की दो खासियत है। मनोज सो रहे हो क्या? नालायक। चेक की दो खासियत है। क्या? कि तुम्हारा स्पेसिफाइड बैंकर ही ड्रॉई हो सकता है, और दूसरा डिमांड ही हो सकता है। चेक चेक जो है आपका टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। पर सर चेक में ऑर्डर कहां देते हैं? मुक्ता पूछ रही है बेटा। आओ, अब हम थोड़ा सा ना चेक्स देखें। आ जाओ सर। ये देखो सर, आपको एक चेक दिख रहा है? यहां पे आपको ऑर्डर वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। चेक इन इटसेल्फ मींस दैट यू आर गिविंग एन ऑर्डर टू बैंक। अगर ये चेक अगर आप इशू करते हो ना, इसका मतलब ये कि आप ऑर्डर दे रहे हो बैंक को, ये माना जाता है। इट इज अ कॉमनली अंडरस्टूड थिंग। स्वाति कह रही है चेक में ड्रॉर और पे तो सेम हो गया ना। कैसे स्वाति? अगर मैं चेक में लिख रहा हूं कि शुभम चेक में लिख रहा है कि प्रशांत को पेमेंट करना है, तो शुभम ड्रॉअर है, प्रशांत पे ही है। सेम कैसे हो गए? एंड ऑल्सो वेरी राइटली सेड चंचल, पे, द वर्ड पे इज एन ऑर्डर. The word pay used here is an order. So you are giving an order to your bank. हाँ सर, अब जो है ना, आपको मैं जो बोल रहा था, चेक में अगर आप देखोगे तो मेरे पास मेरा चेकबुक है। कहां गया भाई? मेरे पास मेरा चेकबुक है। अगर आप चेकबुक देखोगे ना, तो चेकबुक में यहां पे कॉर्नर में हमेशा, चेकबुक के यहां पे कॉर्नर में हमेशा और बेरर वर्ड जो है, इस तरीके से यहां पे जैसे और बेरर लिखा है ना, ये हमेशा लिखा होता है। मैं चाहूं तो जब मैं चेक बना रहा हूं तो मैं और बेरर को काट दूंगा, उससे ये क्या हो जाएगा? ये पे टू ऑर्डर चेक हो जाएगा। पर अगर और बेरर वर्ड में रहने दूंगा तो सर ये चेक बहुत रिस्की है। अगर मैं और बेरर वर्ड रहने दूंगा तो बहुत रिस्की है, क्योंकि मान लो ये चेक फाड़ के मैंने प्रशांत को दिया, ले भाई 50,000 रुपए का चेक। प्रशांत से अगर वो चेक घूम गया ना, अगर प्रशांत से वो चेक घूम गया, और मान लो मिस्टर अमर अकबर एंटनी वाले एंटनी को अगर वो चेक मिल गया, तो एंटनी जाएगा मेरे बैंक के पास और एचडीएफसी बैंक से पैसे निकाल लेगा और गयो। तो सर और बेरर जो होता है ना, वो लिखना बहुत रिस्की होता है, तो आप और बेरर हमेशा काट सकते हो। ठीक है सर, अब देखो क्या लिखा है इसने, बैंक में क्या लिखा है? पे दिस पर्सन और बेरर ₹22,35,000 अकाउंट नंबर लिखा है, और इसमें यहां पे इसने साइन किया है। तो सर ये क्या हो गया? ये हो गया पेबल टू ऑर्डर की बेरर। पेबल टू ऑर्डर है कि बेरर है सर?
ऑर्डर है कि बेरर है? सर ये बेरर है क्योंकि इसने और बेरर वर्ड काटा नहीं है। और सर ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। अब सर 15/2/2016 को चेक बनाया है, उस दिन से 3 महीने की वैलिडिटी होती है। वैलिडिटी कैसे काउंट करते हैं वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, लेकिन सर 3 महीने की वैलिडिटी होती है और जिस दिन वैलिडिटी खत्म होगा उसके बाद ये चेक जो है आउटडेटेड चेक हो जाएगा। सर क्या आपको बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आया समझ? हाँ सर। अब चेक जो है ना सर, चेक जो है ना, चेक्स जो है वो दो तरह के होते हैं। चेक्स आर ऑफ टू काइंड्स। पहला इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेक हो गया, दूसरा ट्रंकेटेड चेक हो गया। एक तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेक हो गया और दूसरा ट्रंकेटेड चेक हो गया। सर क्या है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेक और क्या है ट्रंकेटेड फॉर्म में चेक? सर देखो, एक और फॉर्म होता है, एक और फॉर्म होता है, लिख लो, फिजिकल फॉर्म। मतलब जो आज के डेट पे अपन देख रहे हैं फिजिकल फॉर्म होता है। पर सर अगर आप देखोगे ना, फिजिकल फॉर्म में कभी भी चेक्स आता है ना, तो नंबर ऑफ चेक्स बहुत कम देता है बैंक आपका। क्यों? क्योंकि वो इतना फिजिकल काम करना नहीं चाहता है, उनको ना ऑटोमेटिक करना है। तो सर एक होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेक। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेक मतलब क्या सर? आप अगर HDFC बैंक में गए और आपने उनके पास अकाउंट खुलवाया, तो वो आपको ऑप्शन देंगे चेक तुमको फिजिकल में चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चाहिए। फिजिकल में अगर लोगे तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, जो चेक्स के प्रिंट आउट का कॉस्ट और आप तक डिलीवर करवाने का कॉस्ट है। और उसके बाद HDFC, अगर आप बोलते हो नहीं मेरे को फिजिकल नहीं चाहिए, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेक चाहिए, तो वो क्या करेगी पता है? वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली आपके अकाउंट में कुछ चेक्स इशू करेंगे, कुछ चेक्स इशू करेंगे। अब ये जो चेक्स आपको इलेक्ट्रॉनिकली आए हैं ना, उसको आप साइन कर सकते हो। कैसे पता है आपको? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। सर ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो होता है, आपने कभी सुना होगा DSC। ये वो चीज होता है जिससे आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को वैलिडली साइन कर सकते हो। तो आपने क्या किया? DSC से साइन किया चेक को इलेक्ट्रॉनिकली, और इलेक्ट्रॉनिकली ही आपने चेक को प्रशांत को भेज दिया, प्रशांत को भेज दिया। तो सर ये जो होता है ना, ये चेक का फॉर्म, इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ चेक बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ चेक से सर क्या फायदा होता है? एक तो टाइम का कंस्ट्रेंट होता है, टाइम का सेविंग्स होता है, और दूसरा आपके पैसे भी बचते हैं। ठीक है प्रशांत, ई फॉर्म कैसे मिलता है चेक का? आपको ऑनलाइन आपके सिस्टम पे, नेट बैंकिंग पे लॉगिन करोगे ना, वहां पे एप्लीकेशन है ई फॉर्म का, वो करके देखो, आपको ऑनलाइन चेक आ जाता है। मैं आपको दिखाता, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक चेक और ट्रंकेटेड चेक का दोनों का बहुत डिटेल में दिखाता, पर ये कॉन्सेप्चुअली जितना टेक्निकल है ना, उतना आपके एग्जाम में आज तक एक बारी भी इन्होंने नहीं पूछा है। ना ये चेक कर रहे हैं, ना इनका चेक करने का इरादा है। तो बेसिक बेसिक समझ लो सर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब क्या? आपको एक ऑनलाइन कंप्यूटर से ही आपको एक चेक आ रहा है और उसको आप डिजिटली साइन कर रहे हो किसी सिक्योर सिस्टम को यूज करके, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब सर मेरी बात सुनो, ट्रंकेटेड चेक क्या होता है? व्हाट इज अ ट्रंकेटेड चेक? व्हाट इज अ ट्रंकेटेड चेक? सर ये कॉन्सेप्ट ना बहुत टेक्निकल है, ठीक है, पर मैं आपको समझाऊंगा, एकदम आसान भाषा में। पर मेरे को ना एक चीज कर दो मेरे लिए, बस एक बार सुन लो, एक बार सुन लो, जैसा समझ आएगा दोबारा समझने की जरूरत नहीं होगी। बस एक बार मेरे को अपना फोकस दे दो, उसके बाद तुमको जो करना है, ठीक है? जब मैं अभी बोल रहा हूं स्टार्ट, तो फोकस चाहिए, स्टॉप बोलूंगा तो रुक जाना। सर स्टार्ट। HDFC बैंक में शुभम का बैंक अकाउंट है, ठीक है? शुभम का बैंक अकाउंट है और शुभम ने 50,000 का चेक बना करके दे दिया किसको? प्रशांत को। प्रशांत क्या करेगा सर? प्रशांत क्या करेगा समझना, प्रशांत जाएगा अपने बैंक के पास, एक्सिस बैंक के पास, और एक्सिस बैंक को बोलेगा एक्सिस मेरे को ना HDFC से 50,000 रुपए लेने, तू मेरे बिहाफ पे कलेक्ट कर ले। अब सर एक्सिस बैंक क्या करेगा? दिन के एंड में सारे चेक इकट्ठा करेगा और HDFC के पास जाएगा और बोलेगा HDFC मेरे पास इतने इतने सारे चेक्स आ रखे हैं और मेरे को तेरे से ना आई हैव टू टेक 1 करोड़ रुपीज फ्रॉम यू चेक के नाम पे, ठीक है? आप HDFC बैंक को बोल रहे हो। उस समय HDFC बैंक क्या बोलेगा? ओ भाई क्या 1 करोड़ लेना है? मेरे पास भी बहुत सारे चेक्स हैं जो तेरे से लेने हैं, और मेरे को तेरे से कितना लेना पता है? आई हैव टू टेक 2 करोड़ फ्रॉम यू। HDFC बोल रहा है मेरे को तेरे से 2 करोड़ लेना है, एक्सिस बैंक बोल रहा है मेरे को तेरे से 1 करोड़ लेना है। तो सर ऐसा होता है ना, कई बार आप अलग अलग बैंक्स का चेक्स इशू करते हो, चेक्स लगाते हो, तो हर किसी बैंक को किसी ना किसी से पैसे लेना होता है, किसी ना किसी को पैसा देना होता है। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 1 करोड़ लेना है, 2 करोड़ देना है, तो तुम नेट क्या करो, नेट क्या करो, 1 करोड़ ट्रांसफर कर दो और बात खत्म कर दो। पर सर ये जो हिसाब करना होता है कि कितना लेना है कितना देना है, ये कौन करेगा? कौन करेगा? बैंक्स बैठ के करेंगे? नहीं सर, बैंक्स बैठ के नहीं करेंगे। इन्होंने क्या किया? ये काम आउटसोर्स किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक जगह बनाया जिसको हम कहते हैं क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस करके सर एक एक एंटिटी सेटअप की। क्लियरिंग हाउस में क्या होता है सर? जितने भी सारे बैंक्स हैं, जितने भी सारे सर IDBI बैंक हो गया, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, जितने भी सारे बैंक हैं, वो इस क्लियरिंग हाउस में अपना चेक डालेंगे,
ठीक है, और चेक डालने के बाद ये नेट सेटलमेंट करेगा, नेट सेटलमेंट करेगा। सर एक ना, आप अगर दोस्तों के साथ कभी कहीं घूमने या बाहर गए होंगे ना, एक ऐप होता है जिसको हम कहते हैं स्प्लिटवाइज। स्प्लिट वाइज क्या होता है सर, उसमें आप सारे अपने खर्चे डालो, सारे सारे लोग, अगर 10 लोग घूमने जा रहे हैं, 10 के 10 लोगों ने जो खर्चा किया है वो डालो, वो सब में स्प्लिट हो जाएगा, और लास्ट में वो नेट सेटलमेंट करके बता देगा किसको कितना पैसा देने से सबका हिसाब खत्म हो जाएगा। सर ये जो स्प्लिट वाइज का काम है ना, ये क्लियरिंग हाउस करता है। तो सर ये जो क्लियरिंग हाउस जो काम करता है ना, वो उससे क्या होता है, नेट सेटलमेंट होकर के क्या हो जाता है, आपका काम खत्म हो जाता है। पर सर एक्सिस बैंक का एक पॉइंट ऑफ व्यू समझो, अभी एक्सिस बैंक के साथ इतने सारे चेक है, अब वो एक गाड़ी में लोड करा के चेक को भेजेगा, फिर ये लोग चेक को भेजेंगे, ये लोग चेक को भेजेंगे, एक तो आने में टाइम लगेगा, दूसरा पहुंचाने का पैसा लगेगा, इतना सारा खर्चा है। तो सर अगर इस प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर दें, किसी तरह एक्सिस बैंक से क्लियरिंग हाउस को चेक अगर स्कैंड में पहुंच जाए तो मजा आ जाए। तो सर इन्होंने कर दिया मजा, इन्होंने बोला कि अब से ना ये चेक जो है ना फिजिकल फॉर्म में नहीं जाएगा, स्कैन्ड फॉर्म में जाएगा। तो सर अगर आप चेक बुक्स देखोगे ना, तो चेक बुक के नीचे यहां पे जो आपको क्लियरली दिख नहीं रहा है, अगर आप चेकबुक देखोगे तो चेकबुक के नीचे सर एक कोड लिखा हुआ है 243053 600, इसको कहते हैं सर MICR कोड। क्या कहते हैं, MICR कोड। सर ये इन्होंने ना हर चेक के नीचे ना एक कोड डालना शुरू कर दिया। अब क्या होता है सर, एक्सिस बैंक को इन्होंने बोला एक स्पेशल मशीन आती है, उस मशीन में भाई तू चेक स्कैन करके क्लियरिंग हाउस को भेज दे, और वो मशीन इतनी स्ट्रांग होती है ना कि वो बहुत सारे टेक्स्ट रीड करके उनको ऑटोमेटिकली डेटा में कन्वर्ट कर देती है। तो सर उससे होता क्या है, ना आपको भेजने में टाइम लगेगा और ना ही आपको भेजने का खर्चा लगेगा। ये जो स्कैन्ड चेक है ना, ये जो स्कैन्ड चेक है ना, इसी को हम कहते हैं सर ट्रंकेटेड चेक। तो सर ट्रंकेटेड चेक क्या होता है, वो चेक जो आप क्लियरिंग हाउस को भेज रहे हो, क्लियरिंग साइकिल के लिए, क्लियरिंग साइकिल के लिए भेज रहे हो क्लियरिंग हाउस को या किसी भी बैंक को, तो उसको कहते हैं सर ट्रंकेटेड चेक। इससे ज्यादा डिटेल में नको, इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नको, तुम बस इतना समझ लो जितना मैंने तुमको बताया। अब सर ये हो गया पूरा चेक का डिस्कशन। चेक क्या होता है सर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ही छोटा भाई है, और उसमें दो तरह के चेक होते हैं, इलेक्ट्रिक फॉर्म ऑफ चेक और ट्रंकेटेड चेक। ट्रंकेटेड चेक मतलब क्या सर, बेसिकली आप किसी को भेज रहे हो, स्टॉप, हाँ स्टॉप मुस्काना, स्टॉप, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट मोहम्मद रफी, वेरी गुड, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, वेरी गुड, ठीक है सर। ओके चलो, इट्स टाइम 7:12, लेट्स टेक अ ब्रेक, वी विल कनेक्ट अगेन इन 15 मिनट्स। 7:12 हो रहे, 15 मिनट्स तो नहीं, 7:25 को अपन शुरू करेंगे और अपन 8:15 को क्लास खत्म कर देंगे, या उससे जल्दी तो नहीं हो सकेगा पर 7:15 को खत्म कर देंगे। थैंक यू सर फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मच, नो वरीज यार, एक बार तो समझाना बनता है। अब उसके बाद अपन रिविजन तक जब आएंगे ना, तो अपन बहुत एग्जाम ओरिएंटेड हो जाएंगे, पर होपफुली आपको अभी मजा आ रहा है। चलो टेक अ ब्रेक गाइज, एंड आई विल सी यू आफ्टर द ब्रेक इन 15 मिनट्स।